क्योंकि लाइफ आपको मौका देगी, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिलिक चलता ही रहेगा, जिसमें आपको कभी लगेगा मेरे मौके छूट गए, कभी आ रहे हैं, कभी छूट गए, कभी आ रहे हैं। आपको मौकों के लिए तैयार होना है, आपको उन अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि यार लाइफ में ये काश वाली चीज मुझे नहीं छोड़नी है, कि काश मैं ये कर लेता, काश ऐसा हो जाता। तो मुझे मोटिवेशन फिर आता कहां से? मतलब काफी मोटिवेशन अगेन मैं वही रोहित आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब आप डीमोटिवेट होते हो ना, तो आपको वही चीज हमेशा याद आती है कि यार जब मैं यहां तक आया हूं ना, तो यहां तक आने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ यहां से आगे की जो हम सोच रहे हैं ना, वहां तक जा सकते हैं। एक स्टूडेंट का बेस क्या है? उसका बेस वही है, टीचर्स, उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स, वही बताते हैं कि आप कैसे बनोगे। मतलब वही पिलर्स हैं, वही पिलर्स हैं, वही सपोर्ट है आपके, आप कैसे बनोगे, वही बहुत मैटर करते हैं। आगे चल के भी यही मैटर करेंगे, आपकी जो कंपनी है, आपके जो पीयर्स हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। तो मुझे पता है इज द राइट पर्सन फॉर मी। शायद मेरा मैसेज किसी बच्चे के लिए फायदा हो, एक बच्चा भी अगर इससे इंस्पायर होकर लाइफ में बहुत कुछ कर ले या थोड़ा ही कर ले, तो आई थिंक ये हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल है। बिल्कुल। कि उसमें मैंने लिखा था ये जो तेरा गुरूर है, उसका टाइटल ही था गुरूर, कि ये जो तेरा गुरूर है मेरी खिदमत में सराखों पर है, जो गुरूर से मेरे टकराता तो बिखर जाता। ये जो तेरा गुरूर है मेरी खिदमत में सराखों पर है, जो मेरे गुरूर से टकराता तो बिखर जाता। यूं तो सिकंदर भी खाली हाथ गया इस जमी से, जो इश्क की चाह करता मुकम्मल इश्क की चाह को तरस जाता। कि परफेक्शन से करो, परफेक्ट हो ना हो वो चीज अलग है, लेकिन आप परफेक्शन तक कोशिश तो कर सकते हो, मेहनत तो कर सकते हो। रिजल्ट बाइनरी प्रोडक्ट। एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर चीजों को सही तरीके से करे, सही लाइंस पे करे, तो वो कर सकता है। और जो फर्स्ट एंड जो फॉरमोस्ट चीज होती है वो होती है गाइडेंस। आपको सही पर्सन की गाइडेंस चाहिए जब आपको बड़ी चीजें अचीव करनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है, और क्या करना है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों करना है। अगर सपोज आपने शुरू कर दिया कि मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, लक्ष्मीकांत मुझे इस महीने खत्म करनी है, ओके, तो आपने ये भी तो डिफाइन कर लिया ना कि आपको डेली बेसिस पे कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। बिल्कुल ठीक है, 74-75 चैप्टर्स हैं। अगर वो 74 चैप्टर्स का आप एक दिन में एक चैप्टर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा यार 74 डेज लग जाएगा। बिल्कुल। अब जब आप डेली गोल अचीव कर रहे हो, है ना, तो आपको लगेगा कि यार हाँ चीजें हो रही हैं, सही हो रही हैं। जब आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होगे ना, तो ये आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे, फिर भागने लग जाता है बच्चा। तो आप भागने लगेंगे। बिल्कुल, सेकंड दिन गोल अचीव नहीं हुआ, छोड़ दो। फिर आपको क्या लगेगा, पता ये चीजें पाइल अप होती हैं, ये चीजें पाइल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। मिर्जापुर का तो नाम आपने काफी कॉन्टेक्स्ट में सुना होगा, लेकिन वहां से काफी यूपीएससी टॉपर्स भी निकलते हैं, और उनमें से हमारे बीच एक है यूपीएससी टॉपर AIR रैंक 13 अंशुमान दुबे। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन अंशुमान, आपने ये रैंक हासिल की। एंड तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि कैसे आपकी जर्नी रही। रोहित, सबसे पहले तो मैं थैंकफुल हूँ आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया है इस पॉडकास्ट के लिए, सो दैट मेरी जर्नी जो है बहुत से ऐसे बच्चों को पहुँच पाए जो शायद अपने आप को उस कैपेबल नहीं समझते हैं कि हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मैं भी एक ऐसी सोसाइटी से हूँ, ऐसी जगह से हूँ जहाँ पे कि लोग समझते थे कि हमें बड़ा करना है, बट वो बड़ा कैसे करना है उन्हें कभी नहीं पता। मतलब ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से बच्चे की जो कि एक बिजनेस फैमिली में पला बड़ा है। वहां पे उसे ये नहीं पता था बिजनेस वो मिर्जापुर वाला बिजनेस है। बिजनेस मिर्जापुर वाला, बिल्कुल। मिर्जापुर में ऑब्वियसली कारपेट एंड पीतल की इंडस्ट्रीज हैं। हमारा जो बिजनेस था वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था। हमारे पेरेंट्स, हमारे मतलब बेसिकली मेरे फादर और एंसेस्ट्रल जो हमारा बिजनेस था वो यही था जी। तो जो हमारा बिजनेस था, मेरा मतलब ये था कि मैंने पापा को मेहनत करते हुए देखा था। एज अ चाइल्ड मैं हमेशा सोचता था कि यार पापा की तरह बनूंगा जी, पापा की तरह बनूंगा, लेकिन मैं क्या बनूंगा ये मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा था कभी, क्योंकि मेहनत बहुत करते थे वो। तो मैंने जो बचपन से चीजें देखी थी वो देखी थी कि मेहनत करना है मुझे, किस डायरेक्शन में करना है वो एज अ चाइल्ड नहीं पता होता है। बट जब मैं हिंदी मीडियम का एक स्टूडेंट में रहा हूँ, तो शायद अगर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से अगर कोई हिंदी मीडियम के बच्चे सुन रहे हो जो अपने आप को कई बार ऐसा फील करते हैं कि यार हम तो हिंदी मीडियम से हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, मोस्टली हमारे नॉर्दर्न बेल्ट में ये चीजें होती हैं जहाँ पे कि उनको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं बच्चे, तो उनको भी थोड़ा सा आई थिंक मेरे इस स्टोरी से शायद इंस्पिरेशन मिल जाए। तो मैं 6th क्लास तक हिंदी मीडियम में था, मैं गुरु नानक स्कूल में पढ़ा हूँ। जब रिजल्ट आना था CBSE बोर्ड का, बिकॉज दैट वाज अ ट्रांजिशन फेज, सो आई थिंक वो मेरी लाइफ का जो है मैं मानूंगा कि टर्निंग पॉइंट जैसे लोग बोलते हैं, वो लोगों का टर्निंग पॉइंट बहुत बाद में आता है कि शायद उन्होंने बीटेक कर लिया, मास्टर्स कर ली, PhD कर ली, फिर कहीं डिसाइड कर रहे हैं। मेरा टर्निंग पॉइंट लाइफ का मुझे जो लगता है कि वो क्लास 6th था, क्योंकि वो ट्रांजिशन मेरा था जो मैं आज भी एक एक मोमेंट मुझे याद रहते हैं। और मुझे अगर कहीं मैं लाइफ में लो फील करता हूँ तो मैं उस पॉइंट को जरूर याद करता हूँ कि यार एक क्लास 6th का बच्चा जो खुद से मिर्जापुर के बेस्ट स्कूल से जाके अपने फॉर्म्स लेके आ रहा है, एग्जाम दे रहा है। दीदी मेरी जो है उस समय MA कर रही थी, इंग्लिश में MA कर रही थी, तो मुझे क्योंकि इंग्लिश में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मेरी दीदी जो है एक गाइडलाइन बन गई मेरे लिए। मेरे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो दीदी मेरे से कहती थी कि यार तुम ऐसे कर लो, हो जाएगा। मैंने उनको बोला कि दीदी मुझे कॉन्सेप्ट्स तो सारे समझ में आ रहे हैं, मुझे लिखना कैसे है वो लैंग्वेज मुझे नहीं समझ में आ रही है। उन्होंने मतलब उस समय मुझे एक सिंपल फंडा बताया, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अगर आपको लिखने में सिर्फ दिक्कत आ रही है, तो आप उसके कंटेंट को याद कर लो। ओके। तो बेसिकली उन्होंने जो मेरी मेमोराइजेशन टेक्निक है उस पे काम करना उस समय शुरू कर दिया। वो मेरे से बोलती थी कि तुम ये पेज पहले समझ लो क्या लिखा हुआ है, मैं उनको हिंदी में एक्सप्लेन कर देता था कि हाँ ये इसका मतलब है। अब वो मेरे से बोलती थी कि आप इस पूरे पेज को याद करके मुझे सुनाओ। तो मतलब मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि वो जो प्रोसेस था वो बड़ा ही
मतलब एक इंटेंस प्रोसेस था, क्योंकि बेस बनना स्टार्ट हो गया। हाँ, वहां से बेस बनना मुझे लगा कि वहीं से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जब चीजें याद होने लगी, क्योंकि पहले एक चीज समझ में आना और याद करना और रिटेन करना, दोनों में डिफरेंस हो जाता है ना। तो वो रिटेंशन वहां से जो मुझे लगा कि नहीं, मेमोराइज करना चाहिए चीजों को, जो कि यूपीएससी में भी मैंने वो टेक्निक फॉलो की। कई चीजें ऐसे रहती हैं जो कि आप समझ के ही सिर्फ सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बट वो चीज़ आपको रिटेन भी करना पड़ता है। लिखने के दौरान आपको चीज़ें वो आनी चाहिए, आपको फैक्चुअल चीज़ें याद रहनी चाहिए, क्योंकि अगर कहीं लिटरेसी रेट लिखना है तो आप समझ के सिर्फ नहीं लिख सकते, आपको वो डेटा याद रहना चाहिए। तो आई थिंक वहाँ पे भी दीदी ने थोड़ा सा मुझे पुश किया था उस चीज़ के लिए, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर कि जो कि उन्होंने मुझे शायद उस काबिल समझा कि मैं ये कर सकता हूँ। हिंदी से इंग्लिश वाला जो ट्रांजिशन था, आई थिंक वो मेरा सक्सेसफुल रहा, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि उस समय जो मेरे टीचर्स थे मुझे सपोर्ट किया उन्होंने, मेरी दीदी, मेरी फैमिली उस समय मुझे सपोर्ट किया। और अगर मैं अभी देखता हूँ यूपीएससी क्लियर करने के बाद, तब भी मुझे वो चीज़ पता नहीं क्यों जो है ना, लगती है कि वो मेरी ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट थी। क्योंकि शायद मैं अगर नहीं आता इधर, बच्चों के जो ग्रुप्स थे वो अच्छे नहीं बनते, मेरे पीयर्स भी जो थे, आई एम लकी कि बहुत अच्छे थे, खेलने में अच्छे थे सारे। फिर उसके बाद 10th तक मेरी पढ़ाई लायंस स्कूल में हुई, मैं पोजीशन होल्डर भी रहा वहाँ पे। फिर अच्छा, इसी दौरान मेरे बुआ जी के लड़के हैं, मेरे बड़े भैया हैं, उन्होंने आईआईटी कानपुर में रैंक सिक्योर की थी, कुछ 200s में उनकी रैंक थी। तो बड़ा इंस्पिरेशन फील हुआ उस समय। तो ये समझ में आता था कि यार इन्होंने तो आईआईटी कर लिया है, आईआईटी जा रहे हैं, आईआईटी में इनको जो है अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। आईआईटी कानपुर से उन्होंने परसू किया, तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये करना चाहिए, कि हाँ मैं भी अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मतलब एक टारगेट फिर अगला सेट हो गया कि आगे क्या करना है। फिर उसी लायंस स्कूल में रहते हुए मुझे सत्यम भैया मिले, बड़े अच्छे मेरे मेंटोर थे। उन्होंने गाइड किया कि इस दौरान तुम क्या क्या करो। बहुत से ऐसे एग्जाम्स आते हैं जो कि हमेशा मैं बच्चों को बोलूंगा कि देते रहो एग्जाम। एनटीएससी का एग्जाम आता है, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ओलंपियाड के एग्जामिनेशन, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये सब आते रहे। तो उस समय मुझे सत्यम भैया से इंस्पिरेशन मिलता रहा, वो हमेशा गाइड करते रहे, इनको भरो, इनको तुम करते हो तो एडवांटेज तुम्हें ये मिलता है कि तुम्हारे उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहती है। मेरा दोस्त बहुत अच्छा था, सैयद सरजील अनीश, अभी वो डॉक्टर है, MBBS परसू किया है उसने, तो अभी डॉक्टर है वो यूपी में ही। तो हमारी दोस्ती बहुत अच्छी थी, और वहाँ पे दोस्ती ऐसे थी कि हम क्लास 6th से ही या 7th के बाद से हम साथ में पढ़ते थे। और पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ कोर्स कंटेंट पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में घर कुछ अच्छा पढ़ लिया हमने, तो उसकी कटिंग वो लेके आता था, मुझे बताता था यार ये हमने पढ़ा है, मैंने बोला यार मैंने ये पढ़ा है। तो उससे थोड़ा सा हमारे में बॉन्डिंग भी अच्छी हो गई। हम नई नई चीज़ें शेयर करना उस समय हमने शुरू कर दिया कुछ। फिर मेरे पास एक इतनी मोटी सी फाइल बन गई थी न्यूज़पेपर से कटिंग निकालने की, आज साइंस में ये हुआ, आज साइंस में वो हुआ। मतलब उस टाइम पे डिसाइडेड नहीं था कि यूपीएससी नहीं, मुझे नहीं कुछ उस समय मुझे डिसाइडेड नहीं था क्या था। बट हाँ, मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे, मेरे पापा ये हमेशा बोलते थे कि तुम नई नई चीजें सीखो ना। तुम लायंस में गए हो, वहां गए हो, तो तुम आगे का देखो, यहाँ के बच्चों से तुम कंपेयर नहीं करोगे, कि जो नहीं कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनसे तुम कंपेयर नहीं करोगे, तो तुम आगे का सोचो। क्योंकि मेरे नाना जी भी इंग्लिश के लेक्चरर थे, मैं जाता था उनसे बहुत इंस्पायर होता था। मेरे फैमिली में मेरे मामा लोग हैं, वो इंजीनियर्स थे, तो मैं देखता था उन्हें, तो मुझे लगता था यार मुझे अच्छा इंजीनियर बनना है। पहले मेरे दिमाग में ये चलता था, क्योंकि उससे आगे का मैंने देखा नहीं था। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने धीरे धीरे अपना पढ़ाई शुरू की। फिर मेरे दोस्त भी लकीली ऐसे मिलते चले गए। तो मेरा एक फ्रेंड आराध्य उपाध्याय है, अभी वो बैंगलोर में है, उसके फादर मिर्जापुर के SDM थे। ओके। हाँ, तो उनकी जब मतलब उस समय मुझे समझ नहीं थी इतनी कि हाँ SDM क्या होते हैं या क्या पोस्ट होती है, कैसे होती है। तो मैं और सरजिल जो है वो जाते थे उसके वहाँ घर पे खेलने जाते थे हम। तो घर वही ऑब्वियसली जैसे मिलता है SDM को, आगे लॉन है बड़ा सा, बंगलो टाइप्स है, तो हम वहाँ जाते थे, क्रिकेट खेला करते थे यार्ड में उनके, और काफी टाइम हमने साथ में स्पेंड किया है। तो आई थिंक वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ चली गई थी। ओके। कि जो है अगर हाई पोजीशन हम अटेन करते हैं, हायर पोजीशंस पे जाते हैं, तो आप इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो बड़े ही मैं बहुत लकी मानता हूँ अपने आप को कि मुझे ऐसे दोस्त उस समय मिल गए। तो लाइफ लॉन्ग आप इस चीज़ को चेरिश करते हैं, क्योंकि बात ये होती है कि जब आप बिल्डिंग प्रोसेस में होते हैं, है ना, जब आप बेस बनाना शुरू करते हैं, बेस में अगर कोई सेंध लगा दे तो बिल्डिंग कभी बड़ी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही करें। ठीक है, तो उस बेस में एक स्टूडेंट का बेस क्या है, उसका बेस वही है, टीचर्स उसके दोस्त, उसके पेरेंट्स, वही बताते हैं कि आप कैसे बनोगे। मतलब वही पिलर्स हैं आपके, वही पिलर्स हैं, वही सपोर्ट है आपके, आप कैसे बनोगे, वही बहुत मैटर करते हैं। आगे चल के भी यही मैटर करेंगे, आपकी जो कंपनी है, आपके जो पीयर्स हैं, वो बहुत मैटर करते हैं। वहां पे फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि जैसे पेपर के जो कटिंग्स हमने लेना शुरू किया, 9th में पहुंचे तो साइंस रिपोर्टर पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि ये सब यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहिए, लेकिन अननोइंगली, सिर्फ आउट ऑफ नॉलेज की, आउट ऑफ लर्निंग, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो कहते हैं, क्यूरियोसिटी ऑफ अटेनिंग द नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट, तो वो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इसके साइंस रिपोर्टर जो आते थे उस समय, वो हमने पढ़ना शुरू किया। तो उस समय बहुत इंटरेस्ट आता था हमें कि जो है स्पेस में ये हो गया,
क्यूपियर बेल्ट्स में ये चल रहा है, तो कहीं जो है क्वांटम मैकेनिक्स में कौन सी इंटेंगलमेंट की थियरी आ गई है, या नई नई चीजें उस समय आती थी, तो वो हम पढ़ते थे। हमें लगता था यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें हैं। सिलेबस का ये होता था कि स्कूल का जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि हमें अलग चीजें पढ़नी थी या कुछ एडवांस चीजें पढ़नी थी, तो हमने ये डिसाइड किया था कि हम तब वो चीजें पढ़ पाएंगे जब अपना सिलेबस पहले खत्म कर लें। तो हम लोग बड़े नटोरियस से थे, क्योंकि मेरी आदत थी वो बैक बेंचर वाली, तो मैं हमेशा ही बैक बेंचर ही रहा। मतलब ऑल दो कम्युनिकेशन स्किल्स वहां पे सही हो गई, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन वो हिम्मत मुझे कभी नहीं आई कि फ्रंट सीट पे मुझे बैठना है और टीचर को फेस करना है। हाँ, वो डांट पड़ती थी, पीछे टीचर आके डांट के चले गए, कुछ नटोरियस एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर जेई की प्रिपरेशन के लिए मुझे कोटा जाना पड़ता है, क्योंकि सत्यम भैया गए थे, तो मुझे लगा कि नहीं, दिस इज द राइट वे टू प्रोसीड। मैं कोटा गया, वहाँ पे तैयारी की। फिर जो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट जो कोटा में अपना दिया था, उसमें मेरी एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में रैंक थी। मेन मेरिट में नहीं आ पाया था, एक्सटेंडेड मेरिट में थी। सो आई थॉट कि अगर इतना क्लोज है तो थोड़ा मुझे और प्रिपेयर करना चाहिए, नेक्स्ट ईयर मेरा क्लियर हो जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली जब मैंने नेक्स्ट ईयर अटेम्प्ट दिया था, उस समय मेरा मैथमेटिक्स का कट ऑफ नहीं क्लियर था। ओवरऑल मेरा कट ऑफ क्लियर था और बहुत अच्छे नंबर से क्लियर था, लेकिन मैथमेटिक्स का कट ऑफ क्लियर नहीं था। तो जो आईआईटी जाने वाला जो वो था, वो दिमाग में मेरे हमेशा खटक सा बना रहा था उस टाइम कि आईआईटी जाना है। बट साइमल्टेनियसली जो है मैंने स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दिया था अपने, और जहाँ पे कि मेरे टॉपर्स में ही रैंक थी, तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। फिर वहाँ पे फुल्ली स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट था, स्कॉलरशिप आती थी गवर्नमेंट से, तो वहाँ पे 5 साल की पढ़ाई मैंने स्कॉलरशिप पे की। पढ़ाई के दौरान मुझे लगा कि नहीं, अभी तो आईआईटी जाया जा सकता है, क्योंकि वो आपका जो डिस्टेंट ड्रीम एक होता है, वो आपसे कभी अलग नहीं होता। तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि यार लाइफ में ये काश वाली चीज मुझे नहीं छोड़नी है, कि काश मैं ये कर लेता, काश ऐसा हो जाता। तो मुझे मोटिवेशन फिर आता कहाँ से? मतलब काफी मोटिवेशन अगेन मैं वही रोहित आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मोटिवेशन जब आप डीमोटिवेट होते हो ना, तो आपको वही चीज हमेशा याद आती है कि यार जब मैं यहाँ तक आया हूँ ना, तो यहाँ तक आने के लिए नहीं आया हूँ सिर्फ, यहाँ से आगे की जो हम सोच रहे हैं ना, वहां तक जा सकते हैं। जब आप देखते हो कि मैं अपने आप को वहीं अपने जब कभी डीमोटिवेटेड फील करता हूं, तो मैं याद करता हूं कि यार एक 6th क्लास का बच्चा जो साइकिल उठा के मिर्जापुर के बेस्ट स्कूल में जाके वहां एडमिशन ले सकता है बिना किसी की हेल्प के। मतलब बिना हेल्प तो मैं नहीं बोलूंगा, उसमें सपोर्ट हमेशा रहता है, बट एक इंटेंट जो आपकी होती है ना, वो वहां से आती है अंदर से। मुझे ये लगता है कि जो आपको आगे लाइफ में अचीव करना है, वो किसी के मोटिवेशनल स्पीचेस काम नहीं आते हैं। ये मेरी मोटिवेशनल स्पीच किसी को काम नहीं आएगी, या हो सकता है आ जाए, लेकिन आपको आपकी अचीवमेंट्स हमेशा काम आएंगी, मोटिवेट वही करेंगी, चाहे वो छोटी अचीवमेंट हो चाहे बड़ी अचीवमेंट हो। अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है। अचीवमेंट मतलब मुझे ये लगता है कि आप जो काम कर रहे हो, अगर आप ऐसे कर रहे हो कि आप उससे बेटर नहीं कर सकते, दैट इन इटसेल्फ इज अ ह्यूज अचीवमेंट। क्योंकि उस समय आपको अकम्प्लिशमेंट की फीलिंग आती है, आपको लगता है मैंने कुछ अचीव किया है, अकम्प्लिश किया है। कोई भी छोटी सी चीज हो, आप खुद अपने लाइफ में ये देखना, आपको लगता है कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो कोई शॉट आपने मार दिया, अच्छा कवर ड्राइव मार दी और बहुत परफेक्ट कवर ड्राइव मारी है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो कि यार इस मैच को तो मैं जिता सकता हूँ, ये शॉट मार सकता हूँ तो मैं कभी भी मार सकता हूँ फिर। और जब वो कॉन्फिडेंस आपका स्पोर्ट्स का कॉन्फिडेंस जो है आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा, क्योंकि एक पर्सनैलिटी जो है जो डेवलप होती है वो छोटी छोटी चीजों से ही बनके बनती है। आप कभी बड़ा रिजल्ट अचानक नहीं पाते हो, उसके लिए आपको अप्स एंड डाउन्स को फॉलो करना पड़ता है। लाइफ इज अ साइनसोइडल वेव, जो मुझे लगता है कभी वो टॉप पे रहेगी, कभी क्रेस्ट कभी ट्रफ, कभी क्रेस्ट कभी ट्रफ। आई थिंक ज्योग्राफी में आपसे अच्छा कौन जानेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं इज अ पार्ट ऑफ जर्नी, जिसमें मोटिवेशन आता रहेगा आपको। आप अपनी चीजों को परस्यू करेंगे, अपनी हॉबीज को परस्यू करेंगे, तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप अच्छी चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे, बड़ी चीजों को अचीव करने की कोशिश करेंगे। एक अंडर कॉन्फिडेंट आदमी, देखिए मतलब मुझे ये भी लगता है कि कॉन्फिडेंस इज अ मैटर ऑफ अटेम्प्ट्स। आप किसी चीज पे कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, कितना कोशिश कर रहे हो। अगर आप उस पर कोशिश कर रहे हो और रिजल्ट नहीं भी आ रहा है, तो भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे। डीमोटिवेशन जो होता है वो मतलब कुछ टाइम के लिए रहेगा। मतलब मुझे आप किसी भी कैंडिडेट से नहीं बता सकते कि यार मैं लाइफ टाइम डीमोटिवेटेड था। आप खुद आप एनालाइज करते होंगे, बहुत से ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कभी डीमोटिवेटेड डिप्रेशन में चले गए। डिप्रेशन क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट परसुइंग राइट थिंग्स, है ना। जिस समय आपको एनर्जी लगाना है पढ़ाई में, जिस समय आपको लगाना है स्पोर्ट्स में, आपकी एनर्जी गलत जगहों पे डाइवर्ट हो रही है, आप निगेटिविटी में जा रहे हो। मैं रोहित आपको मतलब आई प्राउडली से दैट आई एम अ नॉन स्मोकर एंड नॉन अल्कोहलिक टिल नाउ। क्योंकि जब आप स्मोक करना शुरू करते हो, आप ड्रिंक करना शुरू करते हो, तो आप गलत चीजों में अपनी खुशी ढूंढ रहे हो। और अगर आप वही अपने किसी कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने में कर रहे हो, तो आई थिंक जो खुशी उस कॉन्सेप्ट को समझ के आएगा ना, वो किसी चीज में नहीं आएगा। डेविस का एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, तो आपको उससे ज्यादा खुशी नहीं मिलेगी। टेक्टोनिक प्लेट्स की थियरी पढ़ रहे हैं, अगर आपने खुद से वो कॉन्सेप्ट समझ लिया, उसके आंसर को लगा लिया, उससे ज्यादा आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे। क्योंकि सारी चीजें ये एटॉमिक हैबिट्स हैं। मुझे ये लगता है कि आपके हर काम में जो आप काम कर रहे हो, अगर कोशिश करो कि परफेक्शन से करो, परफेक्ट हो ना हो वो चीज अलग है, लेकिन आप परफेक्शन तक कोशिश तो कर सकते हो, मेहनत तो कर सकते हो। रिजल्ट बाइनरी प्रोडक्ट है, लेकिन जो प्राइमरी चीज है वो एफर्ट है।
अगर आप एफर्ट लगा रहे हो, रिजल्ट नहीं भी आता है तो भी आप कॉन्फिडेंट रहोगे, क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जब आप जा रहे हो, किसी भी चीज में आप आगे बढ़ रहे हो जहां पे कि मेजॉरिटी ऑफ लोग हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं, वहां पे सिर्फ एक चीज मैटर करता है, परसिवरेंस और आपका ईमानदारी से किया हुआ मेहनत। रिजल्ट नहीं आता है जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट में नहीं आएगा, लेकिन हाँ वो चीज आपको इंटेलिजेंटली, स्ट्रैटेजिकली आपको जो है डिफाइन करना होता है कि ये कब तक हमें किस रास्ते पे बढ़ना है और कब तक बढ़ना है, क्या वो रास्ता सही भी है या नहीं सही है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही है या नहीं सही है। तो ये सारी चीजें फिर जब मुझे ऐसा ही लगा, जब मैंने अपनी बैचलर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट की तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे आईआईटी जाना है, क्योंकि एक मेरे दिमाग में था कि मैंने यार आईआईटी क्रैक नहीं किया है, मतलब क्रैक किया बट ईएमएल में रैंक थी जिसकी वजह से आईआईटी नहीं मिला, तो अभी मेरे पास अगला चांस आ गया है। तो मैंने फिर वो अपना फाइनल ईयर लगा दिया, एक तरफ थीसिस चल रही है और मैंने दूसरी तरफ गेट की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो गेट की जब मैंने प्रिपरेशन की तो वो भी बड़ा बहुत ही इमोशनल मेरा मोमेंट था, क्योंकि वहां पे मुझे आईआईटी में जाने का मौका मिला। ऑल इंडिया रैंक 22 फॉर्चुनेटली भगवान की दया से मुझे उस समय मिला, जो मैंने, मुझे लगता है कि जो मैंने मेहनत की थी उसका राइटफुल मतलब एक प्रोडक्ट मुझे मिला, रिजल्ट मिला। तो आईआईटी जब मैं गया तो आईआईटी में मुझे ये समझ में आया कि यार बच्चे सारे सेम हैं, सबकी मेंटल स्टेटस सेम है, लेकिन जो अप्रोच है चीज़ों का वो डिफरेंट है। वहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों में लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, वहाँ डिस्कशंस भी हमारे होते थे, तो डिस्कशन ऐसे हो रहे हैं कि यार रघुराम राजन ने रेपो रेट बढ़ाया है तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वहाँ पे ये डिस्कशंस नहीं होते थे कि यार उस लड़के ने क्या पहना, उस लड़की ने क्या पहना है और उस लड़की से हमें कैसे बात करनी है, तो वो डिस्कशंस होते थे। तो आप क्या होता है कि जो आपको इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस मिलता है, इंटेलेक्चुअल स्टिमुलस मिलता है आपके ऐसे ही लोगों से, आपके दोस्तों से जो इंटेलेक्चुअली साउंड है, आपसे डिस्कशंस उसमें कर रहे हैं। ये स्टूडेंट या एस्पिरेंट डिसाइड कैसे करे कि ये फ्रेंड मेरा इंटेलेक्चुअल है या पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है मेरे लिए, ये कैसे करेगा? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, और मुझे ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि आप डिसाइड नहीं करेंगे कि वो लड़का आपके लिए अच्छा है या वो लड़का आपके लिए सही नहीं है। Okay. ये आपका कॉन्साइंस डिसाइड करता है। ओके। क्योंकि आप जैसे हैं ना वैसा ग्रुप आप ढूंढ लेंगे। अगर आप मेहनती हैं तो आप मेहनती ग्रुप ढूंढेंगे, आप स्मोकर हैं तो आप स्मोकर ग्रुप ढूंढेंगे। एक स्मोकर हमेशा एक ऐसे बच्चे को ढूंढता है जिसको लगता है कि ये वीक लिंक है, मेरे साथ ये आ जाएगा, ये जो है पर्सन ऐसा है कि मैं इसको अपने साथ में ले सकता हूँ। कभी भी आप देखना शराब पीने वाले जो दोस्त उनका ग्रुप अलग होता है। हाँ, उसमें हो सकता है कि एक दो दोस्त ऐसे हो जो नहीं पीने वाले होते हैं, अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग इंटेग्रिटी, जिनको पता है कि उसमें मुझे पढ़ना ही नहीं है। दोस्त हैं वो अलग चीज़ है, इनकी हैबिट्स अलग हैं, मेरी हैबिट्स अलग है, लेकिन मेरी हैबिट्स क्या है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो जो आपने पूछा कि पर्सन मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है, वो मैं बहुत अच्छे से जान रहा हूँ, ये आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। हमारी दोस्ती अगर बहुत अच्छी है तो वो दोस्ती इस वजह से है क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मेंटल स्टेटस सेम है, हमारी एस्पिरेशन सेम है, हमारा बैकग्राउंड सेम है। फिर वो किस्मत पे दोस्त क्यों दे देते हैं कि मेरा वो दोस्त किस्मत से मिला उसकी वजह से मेरा ये? दोस्त किस्मत से नहीं मिलते हैं, दोस्त किस्मत से नहीं मिलते हैं, दोस्त आप चूज करते हैं। दोस्त आप चूज करेंगे कि आप, क्योंकि अपनी डेस्टिनी के निर्माता आप खुद है ना। सही बात है। लोग कहते हैं बहुत से, मतलब मुझे लोग मिले, आप मुझे जज कैसे कर रहे हो, आप जज करने वाले कैसे हो। तो मेरा सिंपल सा फंडा ये रहता है कि यार भगवान ने अगर हमें कंसाइंस दिया है ना तो हमें राइट एंड रॉन्ग का जजमेंट करने का पूरा अधिकार है। और अगर मैं किसी को जज नहीं करूंगा, मैं जज आपको नहीं करूंगा कि रोहित मेरे लिए राइट है या रॉन्ग है, तो मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट नहीं कर रहा होता, राइट। तो मुझे पता है इज अ राइट पर्सन फॉर मी। शायद मेरा मैसेज किसी बच्चे के लिए फायदा हो, एक बच्चा भी अगर इससे इंस्पायर होकर लाइफ में बहुत कुछ कर ले या थोड़ा ही कर ले, तो आई थिंक ये हमारा पॉडकास्ट सक्सेसफुल है। बिल्कुल सही बात है। तो डेस्टिनी है, लेकिन डेस्टिनी भी तो हमारे हाथ में ही है ना। मैं बैठा रहूं, मैं कहूं कि यार सब भगवान ने लिख दिया है, जो किस्मत में लिखा है वो तो मिलेगा, तो मैं वही बच्चा होता हिंदी मीडियम में पढ़ के फादर के बिजनेस में घुस रहा हूं, क्योंकि डेस्टिनी ने मेरे लिए वो लिखा था। क्योंकि मेरे फादर को नहीं पता था यूपीएससी क्या होती है, उनको नहीं पता था आईआईटी क्या होता है, आईआईटी का कल्चर क्या होता है। हाँ, उन्हें ये पता था कि आईआईटी इंडिया की बेस्ट इंस्टीट्यूट है और यहाँ जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो बेस्ट होते हैं। उन्होंने मुझे ये बताया यहाँ तुम्हें जाना है, वो डायरेक्शन मिल गई वहाँ। जब गेट की रैंक आई, आईआईटी गया, तो वो फिर आपका जो कॉन्फिडेंस है और सर्कल जो आपका है वो इंटेलेक्चुअल सर्कल है, वहाँ मेहनती सर्कल है। वहाँ पे जो बच्चे बैठे रहते हैं वो आगे की सोचते हैं, उनका विजन डिस्टेंट होता है। तो वो जो लोग मिले वहाँ पे मुझे, यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे सेक्शन अलग बना हुआ है, मतलब ऐसे डिफाइंड नहीं है, बट आप अगर लाइब्रेरी में जाते हो तो आप समझ जाते हो कि यार ये 10 बच्चे जो हैं और ये 10 बच्चे, ये इनको गूगल में जाना है, इनको माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, इसके टारगेट है इनका, कोडिंग कर रहे हैं। एक अलग सेक्शन है जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, किसी को पीएचडी के लिए तैयारी करनी है, किसी को एमआईटी में जाना है तो उसके तैयारी हो रही है। कुछ पीएचडी कैंडिडेट्स भी होते हैं जिनको कि अपने रिसर्च पेपर्स पब्लिश करने होते हैं। तो वो सर्कल इज रियली इंपॉर्टेंट, लेकिन उस सर्कल में जाना जो है, अपने कंफर्ट जोन को जब आप छोड़ के बढ़ेंगे ना आगे, तब ऐसे सर्कल आपको मिलेंगे। अपने कंफर्ट में रहना चाहें तो हम तो ऐसे बैठ के हम हमेशा एंजॉय कर सकते हैं,
लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सोसाइटी को इम्प्रूव करने की बात अगर हम कर रहे हैं तो कर भी तो इसीलिए रहे हैं ना कि वो कुछ कंफर्टेबल टॉक्स हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स और एस्पिरेंट्स ये भी होता है कि मतलब सोसाइटी के प्रेशर में आके ये लेते हैं कि अच्छा। साथ वाला या शर्मा जी का बेटा वो पढ़ रहा है, हाँ एक IAS की तैयारी कर रहा है, तो बेटा तू क्यों नहीं कर रहा हो, प्रेशर। जैसे आपने बताया कि मतलब IIT में भैया गए थे, पर आपने तो पॉजिटिव लिया। बिल्कुल, बट स्टूडेंट्स और इवन पेरेंट्स कि वो IIT करके आया या वो IAS बना है तो तू क्यों नहीं बन सकता। ये रोहित जो आपने बताया ना, ये बहुत बड़ा एक जो है हमारी सोसाइटी में जो आई थिंक बना हुआ है एक स्टिग्मा है कि ये गए तो आप क्यों नहीं, है ना। अगर दूसरा पर्सन जा रहा है तो आप क्यों नहीं। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर सचिन तेंदुलकर कभी ये सोचते कि मैं IIT क्रैक कर लूं तो क्या वो सचिन तेंदुलकर बनते? क्योंकि सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं, सबके एस्पिरेशंस अलग होते हैं, सबकी कैपेबिलिटीज अलग हैं। मुझे पता है कि स्टैटिस्टिक्स मेरा बहुत वीक है, स्टैट्स वाले क्वेश्चन मेरे अभी भी नहीं बनते हैं, है ना। तो मुझे उसमें कंफर्टेबल फील नहीं होता। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं उसके सवाल नहीं कर सकता, थोड़ा टाइम दूंगा वो हो जाएगा, लेकिन आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। तो मैं ऐसी चीजों की तरफ भागने की कोशिश करता हूँ, यार मैं थोड़ा GS पढ़ लूँ, थोड़ा ऑप्शनल पढ़ लूँ, थोड़ा ज्योग्राफी की नॉलेज ले लूँ, थोड़ा हिस्ट्री की नॉलेज ले लूँ। क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल वाला जो मैथमेटिक्स का पार्ट, स्टैटिस्टिकल पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ट्रिक करता है आपके माइंड से, है ना। और बच्चों की कैपेबिलिटीज ऐसे ही अलग हैं कि किसी को हिस्ट्री जल्दी समझ में आ जाती है, कोई बच्चा स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। तो मतलब आई एम रियली हैप्पी टू टेल यू, मेरी एक छोटी सी बच्ची भी है 2.5 साल की। आई हैव अ रियली ब्यूटीफुल एंड वेरी इंटेलिजेंट वाइफ आल्सो। शी इज अ मैनेजर इन सैमसंग। आई एम रियली लकी टू हैव हर। इसलिए मैं कहता हूँ कि उससे भी बहुत इंस्पिरेशन मिलती रही है। जब IIT से जब उसकी प्लेसमेंट हुई तो मुझे लगा कि अच्छी प्लेसमेंट हो रही है तो मुझे भी अच्छा करना चाहिए। मैंने भी किया, लकीली आई वाज आल्सो प्लेस्ड। तो चीज़ें ये थी कि एक दूसरे के लिए हमेशा मोटिवेशन ही रहे हैं वहाँ पे। फिर जब थोड़े टाइम के लिए प्लेसमेंट के बाद जब मैंने पैसे मेरे पास आना शुरू हुए, अर्न करना शुरू किया, तो अच्छी सैलरी जब आना शुरू हुई तो एक पॉइंट आया जहाँ पे मुझे ये लगा कि यार ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे लाइफ में करना है। अभी तक मुझे वो विजन क्लियर नहीं था, बट जब जेब में पैसे आने लगते हैं और आप इस कैपेबल हो जाए कि जो चीज़ आपको खरीदनी है आप खरीद लो, तो वहाँ पे अगर आप सोचने वाले रहेंगे कि अब तो मैं खरीद सकता हूँ, अब इसके बाद क्या, तो वो पॉइंट जो मुझे लगा कि UPSC के लिए मेरा ट्रिगर पॉइंट था। तो मुझे लगा कि नहीं, अब ये चीज़ आगे मैं नहीं कर सकता। अगर मुझे लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो मुझे ये चीज़ यहीं रोकनी पड़ेगी और UPSC को मेरा फुल टाइम देना पड़ेगा। तो फिर मैं बैंगलोर छोड़ के दिल्ली आया। लखनऊ में भी कुछ टाइम मैंने प्रैक्टिस की और फिर मैं दिल्ली आया। जब दिल्ली में आया तैयारी करने के लिए तो दोस्त मिले ऐसे जिन्होंने हमेशा मोटिवेट किया कि आगे पढ़ो। कुछ ऐसे भी रहते जब आपके साथ में तैयारी कर रहे होते हैं, कुछ हमेशा आपको दिखेंगे लेस मोटिवेटेड पीपल, जिनका शायद वही जो आपने बोला कि पेरेंट्स के प्रेशर में आए हुए हैं, आपको दिखेंगे वैसे लोग दिख जाएंगे। और जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं वो आपको अलग दिख जाएंगे। तो प्रेशर में आया हुआ बच्चा उस तरह से कभी प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो अगर किसी बच्चे को पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं कि आप ये डिग्री परस्यू करो, आप ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करो, तो वहां पे चीजें आई थिंक थोड़ा सा बच्चे के लिए आप अनकंफर्ट क्रिएट कर रहे हैं। जिस चीज में हो सकता है उसकी स्किल्स है, अगर आप उसको वहां पे ले जाना चाहें, आप उसकी स्किल सेट को देखते हुए उस फील्ड में अगर उसको प्रोग्रेस करना चाहें, तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इंस्टेड कि आप उसको प्रेशर में सिर्फ डाल के 4 साल आप प्रिपरेशन कराओ और उसका इंटरेस्ट कभी नहीं डेवलप होगा। सिर्फ काफ़ी एक्सपीरियंस, जैसे वो शॉर्ट्स आजकल देखे होंगे आपने भी कि UPSC जो रैंकर्स हैं उनकी ऐसी वीडियोस बन रही हैं, हाँ। ऐसी लाल बत्ती वाली गाड़ी है, ये सब चीज़ें आ तो जाते हैं तैयारी में, हाँ। बट उन एस्पिरेंट्स को लगता है कि यार नहीं, जो टॉपर्स हैं शायद वो रोबोट्स हैं। अच्छा, तो इसमें मैं रोहित मैं ये भी बोलूंगा, क्योंकि मैं देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं एक एवरेज लड़का हूँ। मैं अपने आप को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं मानता, ऑर्डिनरी ही लड़का हूँ। क्योंकि आप समझ रहे हो, मैंने अपनी स्टोरी बता दी, कहीं भी आपको नहीं लगा होगा मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बैठा हूँ जिसने गेट क्रैक कर लिया और सो एंड सो। नहीं, एक ऑर्डिनरी पर्सन अगर चीज़ों को सही तरीके से करे, सही लाइन्स पे करे, तो वो कर सकता है। और जो फर्स्ट एंड जो फॉरमोस्ट चीज़ होती है वो होती है गाइडेंस। आपको सही पर्सन की गाइडेंस चाहिए जब आपको बड़ी चीज़ें अचीव करनी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको अचीव क्या करना है, और क्या करना है उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए क्यों करना है। क्यों इज रियली इंपॉर्टेंट देन क्या। अगर आपको सोसाइटी में एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मेशन लानी है तब आप आगे बढ़िए एक्चुअल में, लेकिन क्या वो कैसे आप असेस करेंगे? क्या वो आपकी एटॉमिक हैबिट्स में वो चीज़ें दिख रही हैं? क्या आपके घर के बाहर का कचरा आप खुद से हाथ से उठा के कभी रखना प्रेफर करते हैं डस्टबिन में? क्या आप कभी इस चीज़ को प्रेफर करते हैं कि आपके घर के सामने का कचरा फैला हुआ है और वहाँ पे हम जो है लोकल अथॉरिटी को फ़ोन कर दें कि यहाँ पे कचरा नहीं आ रहा है हफ्ते भर से, आप इसको उठा के ले जाएं? आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, एक्ट रिस्पॉन्सिबली। तो वैसे ही एक स्टूडेंट भी रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट होता है। आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ जो एटिकेट्स हैं, कुछ जो आपकी कह सकते हैं कि जो चीज़ें आपको करनी है, प्री रेक्विजिट्स ऑफ अ स्टूडेंट। आई थिंक इस पे एक बुक लिखी जानी चाहिए कि एक स्टूडेंट बनने की क्या चीजें हैं, कि आप स्टूडेंट कब हो। हमने तो बहुत सुना है कि भाई श्वान निद्रा होना चाहिए, बकों का ध्यान होना चाहिए,
है ना, अल्पाहारी होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी हैं, राइटली सेड। इम्प्लीमेंटेशन का क्या आप फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। आप अच्छे लोगों को सुन रहे हैं? कभी नहीं सुन रहे हैं। मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत सुनता हूँ, जी जी। उनकी मैं मतलब उनकी बातों से मैं बहुत प्रेरित होता हूँ, और मैं मतलब अगर मेरी बातें अगर बच्चे सुन पाए तो मैं तो बोलूंगा आप उनको सुनो। बिल्कुल। एज अ स्टूडेंट इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू हियर फ्रॉम हिम, क्योंकि वो जो आपको बताते हैं वो स्पिरिचुअल चीजें, मैं नहीं बोलूंगा कि आप स्पिरिचुअलिटी कर रहे हो, आप इन सारी चीजों को साइड रख दो कि आप एक स्पिरिचुअल आदमी हो या आप रिलीजियस आदमी हो या क्या हो। आप एक स्टूडेंट हो, प्रेमानंद जी भी यही कहते हैं, आप एक स्टूडेंट हो, आपका धर्म है पढ़ाई करना, और उस धर्म की कुछ चीजें हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, है ना। जो भी धर्म है सब अपने अपने रूल फॉलो करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम धर्म को फॉलो करेंगे तो हम एक अच्छा इंसान बन जाएंगे। तो आपको, आपका धर्म है जब स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करना है, कुछ आपको अचीव करना है, तो आपका उस समय रिलीजन क्या है? वही है कि एक अच्छा स्टूडेंट बनना, अच्छे से पढ़ाई करना। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ अच्छा स्टूडेंट बनना, आप ऐसे नहीं बन जाओगे, आपकी छोटी छोटी हैबिट्स में दिखेगा आप क्या फॉलो कर रहे हो, आप एनर्जी को किस तरफ डाइवर्ट कर रहे हो, क्या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, क्या आप रील्स में एकदम इतने घुस गए हो कि आप कुछ और देख ही नहीं पा रहे हो। रील्स के अलावा बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं जो आप देख सकते हो भाई। आप इंटरनेट का कितना यूज कर रहे हो अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी नॉलेज एनरिचमेंट के लिए कितना कर रहे हो। अगर आप स्क्रीन टाइम कम कर रहे हो, दो जो तैयारी शुरू करते हैं मैं तो उनको यही करूंगा कि आप स्क्रीन टाइम को 0 रखो। पहले स्टैटिक पोर्शन पे आप किताबों से पढ़ना शुरू करो, जहां पे आपको डाउट आ रहा है आप वहां पे जाओ, उसको आप नेट से देखो। कोई भी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप खुद तो चैप्टर पढ़ो, आपको क्या समझ में आ रहा है। जब वो जो 11th क्लास का स्टूडेंट है जैसे, या कोई ग्रेजुएशन में है, हाँ, वो कैसे तैयारी स्टार्ट करे, मतलब उसको? देखिए 11th क्लास के स्टूडेंट को मैं पर्सनली, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसको तो नहीं बोलूंगा तुम डायरेक्टली यूपीएससी तैयारी करो। ओके। मैं उसको पहले बोलूंगा, मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, लाइक पीपल माइट वेरी फ्रॉम माय ओपिनियन एंड आई माइट बी कॉन्ट्राडिक्टरी टू अदर्स ऑल्सो। मेरा ये ओपिनियन हमेशा रहा है कि पहले आपको जो आप पढ़ रहे हो, 11th में पढ़ रहे हो, क्या उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर आपका 11th का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जिस भी पढ़ाई में जाओगे, 12th में जाओगे, क्या 12th का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप जेई की तैयारी कर रहे हो, क्या जेई के कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप एक तरफ जेई की तैयारी कर रहे हो और दिमाग में चल रहा है कि मैं यूपीएससी क्रैक कर लूं। आप नीट की तैयारी कर रहे हो, फिर आपके दिमाग में नीट स्किप हो गया है, आप अगले स्टेज पे पहुंच गए हो। तो आपको अपने गोल को भी छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। आपको ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं कि आपको क्या अचीव करना है। आपके एम के पहले ऑब्जेक्टिव्स आते हैं ना, तो वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना होता है। अगर आपको जेई क्रैक करना है तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि मेरे सारे मॉक टेस्ट पेपर कंप्लीट हों, मेरे सारे जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें मैं अच्छा स्कोर करूं, फिर आप आईआईटी जाओगे अच्छी रैंक के बाद। वहां गए तो आपको पता है कि आपके पास एक सॉलिड बैकग्राउंड अब आ गया है, बैकअप हो गया है, एक बैकअप है। मैं तो ये बोलता हूँ बैकअप के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके। जो लोग कहते हैं कि आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो और उसके बाद यूपीएससी में कूद जाओ, तो ये एक तरह से मैं नहीं बोल, मतलब मेजॉरिटी के साथ में मैं बात कर रहा हूँ, एक्सेप्शनल केसेस की मैं बात नहीं करूंगा। अच्छे कॉलेजेस में, डीयू में भी जाते हैं, हंसराज में चले गए, स्टीफेंस में पहुंच गए, तो वहाँ क्रीम बच्चे पहुंच रहे हैं। वहाँ पे बच्चे पहुंच रहे हैं 99.9 परसेंट वाले, परसेंटाइल भी नहीं, दे आर इन परसेंट। तो आप समझ रहे हो कि दे हैव ऑलरेडी परफॉर्म रियली वेल इन देयर 12th, दैट्स व्हाई दे आर इन स्टीफेंस, है ना। तो अब एक किसी मतलब दूसरी जगह से पढ़ा हुआ बच्चा जो शायद उस लेवल पे कॉलेजेस नहीं है, ऐसी जगह से पढ़ा हुआ बच्चा अगर बीए कर रहा है, और डीयू में भी बीए होता है, वहाँ से भी बच्चे करते हैं, इंग्लिश में बीए करके ऑनर्स करके निकलते हैं, तो जो वो निकल रहे हैं उनमें और एक किसी ऐसे कॉलेज से किए हुए जो कि शायद इतना रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वहाँ से किए हुए बच्चों में ना बहुत लेवल का डिफरेंस रहता है। और लेवल डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि उनके पीयर्स अलग रहते हैं, उनका जो सर्कल है वो अलग है। वहाँ पे सर्कल में जा ही ऐसे बच्चे रहे जिनके अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं 10 घंटे बैठ के पढ़ाई कर सकूँ। यहाँ पे आप 24 घंटे जो है, 24 घंटे में से 10 घंटे आप सो रहे हो, 12 घंटे आप जो है खेल रहे हो, 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। उसके बाद आप कंपेयर करोगे सेंट स्टीफेंस के बच्चे से और आईआईटी के बच्चे से, सो दैट इज नॉट कंपेरेबल एट ऑल। अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो जहां पे कि शायद आप लगता है कि मुझे इन बच्चों से compete करना है, पहले आप एटीट्यूड तो डेवलप करो उसके लिए। वो एटीट्यूड कैसे आएगा? ऐसे लोगों में बैठने से आता है। ऐसे लोग कहाँ मिलेंगे? ऐसे इंस्टीट्यूट्स में मिलते हैं। तो एक अच्छी इंस्टीट्यूट में मुझे लगता है कि पहले आपको जाना चाहिए। अच्छे इंस्टीट्यूट में जाके आप ऐसे लोगों से मिलो, ऐसे सर्कल बनाओ जो इस तैयारी में है। अगर आपके पास there is something to fall upon and then you can start rebuilding from there, तो I think you will be confident। जो कि मुझे लगा, मैंने आईआईटी से मास्टर्स कर ली, उसके बाद जो है मेरा एकेडमिक्स में भी कुछ करियर रहा, मैं आईआईटी रुड़की से पीएचडी अभी भी कर रहा हूँ। मुझे पता है कि मैं पीएचडी कर लूंगा क्योंकि मैंने शुरू किया है तो उसको मैं खत्म करूंगा, है ना। तो मुझे हमेशा से ये रहा है कि अगर यूपीएससी नहीं निकलेगा तो भी मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। मतलब आपकी जो जर्नी रही है उसमें तो वीक मोमेंट्स आए होंगे, बिल्कुल। तो उनसे कैसे आपने ओवरकम किया? देखिए वीक मोमेंट्स रोहित, मुझे ये लगता है कि सबकी लाइफ में आते हैं। जब आप देखिए, मैं पॉडकास्ट, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं यहाँ पे, कई बार ऐसा होता है मेरा दिमाग बाहर जाने की कोशिश कर रहा है कि यार रोहित मुझे जो है ना समोसे चलो खाने चलते हैं, इसको हम क्यों कंटिन्यू करें। बट अगेन
वो चीज डिस्ट्रैक्ट जो हो रहा है ना उसको लेके यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि देयर इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, है ना, विच हैज टू बी फुलफिल्ड फर्स्ट, और फिर उसके बाद हम उधर चल के कर सकते हैं। तो लो पीरियड जो आपकी लाइफ का आता है जिस समय आपको लगता है यार नहीं अब नहीं हो सकता, अब नहीं हो सकता, अब इससे नीचे नहीं जा सकते, भूल जाओ, उससे भी नीचे जा सकते हो। तो ये कभी नहीं सोचना कि इससे नीचे नहीं जा सकते। ना तो बॉटम का कोई एंड है और ना ही टॉप का कोई एंड है। मैं जब कोटा में था तो मेरे एनजे सर थे, जैन सर थे, नितिन जैन, फिजिक्स हमें पढ़ाते थे। वो कहते थे हमेशा, मुझे आज भी ये बातें याद हैं, और मैं उनको बहुत मतलब बहुत दिल से, इन लोगों को जो मुझे कोटा में जो टीचर्स थे उनको भी मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर वो एबिलिटीज़ डेवलप की। लॉन्ग टर्म बैठना, आपको लॉन्ग सिटिंग में बैठना है। तो जो वो कहते थे कि टॉप की पोजीशन हमेशा खाली रहती है, टॉप मोस्ट पोजीशन हमेशा खाली रहती है, वहाँ कोई टॉपर नहीं होता है। एक बिलो एवरेज बच्चा, एक एवरेज बच्चा, हर कोई वहाँ पे पहुँच सकता है। टॉप मोस्ट पोजीशन हमेशा खाली है। आप वहाँ कैसे पहुँच रहे हो, आपको वहाँ कैसे पहुँचना है। तो मेरे दिमाग में हमेशा वो बातें चलती रहती थी। प्रिपरेशन के दौरान भी मेरे ये बातें चली हैं। जब लो फेज में आप हो तो लो फेज वो नहीं है यार, वो मेंटल गेम है। इन्हीं चीज़ों से ओवरकम करना है हमें। बोलते हैं मेंटली स्ट्रांग बनो। अगर हम ये सोचे कि तैयारी के दौरान ही हमारे दिमाग में छोटी छोटी चीज़ें आ रही हैं और हमें लग रहा है यार छोड़ दें, हम नहीं करें, तो लाइफ के बड़े डिसीजन हम कैसे ले सकते हैं फिर। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां हमें वैक्यूम में फ्लोट करना होता है, जहां हमें ऐसी सिचुएशन में भी स्टैंड करना होता है जहां कोई जमीन नहीं है। आपको लगेगा कि हम गिर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी आप वहां खड़े हो सकते हैं। और वो खड़े होंगे अपनी विल पावर से, है ना, अपनी परसिवरेंस से। जो आपका एटीट्यूड है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो ही आपको नीचे से ऊपर लेके आएगा। फिर आप देखेंगे जब जो लो फेस जिसकी बात कर रहे हैं ना, अगर उसको आप ओवरकम कर लेते हो, तो जो कह रहे थे आपने थोड़ी देर पहले पूछा था कि आप किस चीज को मानते हैं कि आप इंस्पायर कैसे होते हैं, तो जो वो लो फेस से जब आप ऊपर आ गए ना, तो आपके अंदर वो चीज आ गई है। आपके डेटा में ये चीज फीड हो गई है, आपके डेटाबेस में ये डेटा फीड हो गया कि इस निगेटिविटी को मुझे ऐसे कैटर करना है। तो आपकी जो सारे जो जीन्स है ना, आपका ब्रेन जो है और जो आपकी बॉडी है वो वैसे रिएक्ट करेगी। वैसी सिचुएशन में आप हमेशा सोचेंगे कि हम मतलब इसको मैं ओवरकम कर सकता हूँ, ओवरकम कर सकता हूँ। अगर दिमाग पे आपके आ गया तो आप ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि ये सारा गेम जो है दिमाग का है। जैसे एक एक्सपीरियंस, जो भी एस्पिरेंट होता है वो सोचता है कि इसमें बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। हाँ। दोस्तों को छोड़ दो, बिल्कुल, फोन छोड़ दो, नेटफ्लिक्स छोड़ दो, रिश्तेदारों से दूर रहो। हाँ। जैसे आपने पार्टनर का बताया कि वो उन्होंने तो काफी सपोर्ट किया आपको, बिल्कुल। लोग कहते हैं उनको भी छोड़ दो। तो आप क्या बताना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को कि क्या क्या चीजें छोड़नी चाहिए? जैसे आपने ग्रुप का भी बता दिया, बिल्कुल, कि ग्रुप अच्छा है तो वो आप बिल्कुल आगे तक लेके जाएगा। तो आपकी इसमें क्या तरीके एस्पिरेंट्स को मतलब सब कुछ छोड़ना, तो क्योंकि डरा भी दिया जाता है, हाँ, जैसी वो तैयारी में था कि सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, बट आपकी स्टोरी से ऐसा लग रहा है कि मतलब ये चीज़ छोड़ना जरूरी नहीं है। बिल्कुल। मुझे रोहित, मुझे जो लगता है कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जिसको हम वीड्स बोलते हैं अपने बहुत बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम वीड्स बोलते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ये देखेगा कैसे एस्पिरेंट, ये समझेगा कैसे? अब नेटफ्लिक्स जो है, आपको पता है, अगर जैसे आप इन चीज़ों में फंसोगे तब जब आपने अपने गोल सेटअप नहीं किए हैं, जब आपने अपने ऑब्जेक्टिव सेटअप नहीं किए हैं। मतलब डेली गोल्स बना लें, डेली गोल्स आपको बनाने हैं, ठीक है। अगर सपोज आपने शुरू कर दिया कि मुझे पॉलिटी खत्म करनी है, लक्ष्मीकांत मुझे इस महीने खत्म करनी है, ओके, तो आपने ये भी तो डिफाइन कर लिया ना कि आपको डेली बेसिस पे कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं। बिल्कुल, ठीक है, 74-75 चैप्टर्स हैं। अगर वो 74 चैप्टर्स का आप एक दिन में एक चैप्टर आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको लगेगा यार 74 डेज लग जाएगा। बिल्कुल। अब जब आप डेली गोल अचीव कर रहे हो, है ना, तो आपको लगेगा कि यार हाँ चीजें हो रही हैं, सही हो रही हैं। जब आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू होगे ना, तो ये आपके गोल्स अचीव नहीं होंगे, फिर भागने लग जाता है बच्चा, तो आप भागने लगेंगे। बिल्कुल, सेकंड दिन गोल अचीव नहीं हुआ, छोड़ दो। फिर आपको क्या लगेगा पता, ये चीजें पाइलअप होती हैं, ये चीजें पाइलअप होती चली जाएंगी। क्यों? जैसे आपकी पॉजिटिविटी पाइलअप होती है ना, उससे तेजी से आपकी निगेटिविटी हावी होगी आपके ऊपर। आप एक चीज अच्छा करेंगे तो इसमें जो गेम चलता है ना, 1+ और 2- का गेम चलता है। ओके, कि एक चीज में तो आप ऊपर जाएंगे, कुछ किया अच्छा तो आपको पॉजिटिव फील होगा, लेकिन एक मोमेंट जब निगेटिव आएगा ना, तो वो आपको और पीछे खींच के ले जाएगा। वो आपकी पर्सनैलिटी का एक्चुअल टेस्ट होता है। तो जैसे ही आपने जो डेली गोल्स बनाए हैं, अगर वो अचीव करना आपने शुरू कर दिया, तो आप देखोगे कि आपके जो दोस्त हैं ना, जो गोल अचीव नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। और सेम आपके साथ होगा, अगर आपने गोल अचीव नहीं करना शुरू किया, तो आप ऐसे बच्चों से दूर होना शुरू हो जाएंगे जो अपने गोल्स अचीव कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपको वहां पे डिफरेंस डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएगा। और जब ऐसा डिफरेंस दिखेगा, तो होता क्या है ना कि हमारा जो दिमाग है वो अपने आप को कंफर्ट जोन में रखना प्रेफर करता है। आपको लगेगा मैं कंफर्ट जोन में रहूं, और अपने आप को आप सही हो ये चीज जस्टिफाई करवाएगा। आपको हमेशा ये लगेगा मैं सही हूं, मैं गलत नहीं हूं। लेकिन जो आपका कंसाइंस है वो आपको बोलेगा नहीं तुम गलत कर रहे हो। जो आवाज अंदर की आती है ना कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारा चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ, तुम्हें पहले चैप्टर कंप्लीट करना है, ना कि तुम्हें नेटफ्लिक्स पे जो है कोई सीरीज देखनी है। तुम्हारे दोस्त जो हैं, अगर दोस्त सही हैं तो बहुत अच्छी बात है,
अब वो मिल गए, बाइक पे मिल गए दोस्त, लेके चले भाई मुखर्जी नगर के चौराहे पे बैठ के हम घंटों जो है गप्पे मार रहे हैं, वहां पे जो है हम बातें करें कि आईएएस बनने के बाद हम क्या करेंगे, या यूपीएससी क्रैक कर लेंगे तो आईआरएस बन जाएंगे तो हम कहाँ रेड मारने जाएंगे। तो ये सबके फालतू दोस्त हैं, क्योंकि उनके एम्स क्लियर नहीं है, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं है। एम तो चलो ठीक दूर की बात हो गई, उनके ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है। अगर वो बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, यार मैंने कल एक चैप्टर कंप्लीट किया था, तेरा हुआ कि नहीं हुआ, उस टॉपिक पे अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो आई थिंक वो थोड़ा सा फुलफिलिंग भी होगा और आपका एक रिविजन भी होगा वहां। ऐसे दोस्तों से आप दूर हो जाएंगे। अब कहते हैं कि भाई मतलब रिलेटिव्स, तो रिलेटिव देखो जो बहुत अच्छे हैं, जो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तब आप आगे आइए उनके साथ में, उनके टच में आप बने रहिए। लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है कि जब आप यूपीएससी के दौरान तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो रिलेटिव्स आपके ऊपर फालतू का प्रेशर बनाते हैं। अरे उनके पेपर में आया हुआ है, उन्होंने तो, उनके बेटे ने क्रैक कर लिया, उनके बेटे ने क्रैक कर लिया, तेरे तो 1 अटेम्प्ट हो गया, तेरा तो 2 अटेम्प्ट हो गया, 3 अटेम्प्ट में नहीं कर पाया, अरे उनका लड़का तो इतने का पैकेज ले रहा है। लड़कियों पे शादी का प्रेशर आ जाता है, लड़कियों पे शादी का प्रेशर आ जाएगा, कितने रिश्ते आ रहे हैं तो तुम शादी कर लो, शादी क्यों नहीं कर रहे, यूपीएससी की तैयारी चलो हो गई, शादी के बाद कर लेना। तो ये चीजें क्या होती हैं कि ये मतलब एक कैंडिडेट को भी समझना होगा और कैंडिडेट्स के पेरेंट्स को भी समझना होगा कि राइट टाइम आपको चूज करना है। अगर शादी करनी है, अगर आपको लगता है कि आप उस कंडीशन में हो कि आपको शादी करनी है, तो आप बिल्कुल आगे बढ़ो। हाँ, मेरे साथ में थोड़ा सा लकी चीज ये रहा, या कह ले कि थोड़ा मतलब अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेट था, आई वाज एनफ, मतलब फॉर्चुनेट एनफ कि तैयारी मेरी जो है शादी के बाद शुरू हुई है। तो वो प्रेशर कभी नहीं रहा है कि तुम शादी कर लो, ये कर लो, मेरा ऑलरेडी चीजें हो चुकी थी, ठीक है। हाँ, मतलब ये था कि कैसे कैसे मुझे करना है, वो थोड़ा सा मैं फिगर आउट कर रहा था। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है रिलेटिव्स का भी। अगर रिलेटिव्स क्या करते हैं, आपके ऊपर प्रेशर बनाएंगे, क्योंकि आप जो चीज करने जा रहे हो ना, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि जब आप ये चीजें करते हो, आप आईएएस बन गए, यूपीएससी क्रैक कर लोगे, तो भी लोग कहेंगे अरे यूपीएससी तो क्रैक किया है, उनको देखो, मतलब टांग खींचने वाले टांग ही खींचेंगे। वो बात क्या है कि एक शेर जो है ना, वो सुअर और कुत्ते के खाने पे ध्यान नहीं देता है। वो वेट करता है कि मेरा खाना कब आएगा, मैं खाऊंगा, और ना ही उनके भूखने या उनके ओपिनियंस उनके लिए मैटर करते हैं। अगर ओपिनियन आपके लिए ज्यादा मैटर करने लगेगा ना, तो आप खुद के टारगेट्स नहीं अचीव करोगे, खुद का एम भूल जाओगे। लोगों का ओपिनियन आपके बारे में कभी अच्छा नहीं होगा। लोग यही चाहेंगे कि आप उनसे आगे मत निकलो। हमेशा लोग टांग खींचेंगे, लोग कहेंगे, बहुत से ऐसे, मैंने लाइफ में बहुत चीजें ये फेस की हैं, बहुत फेस की हैं। बहुत लोगों ने टॉन्ट मारे हैं, मेरी फैमिली पे भी बहुत लोगों ने टॉन्ट मारे, अरे देखा तो क्या कर रहे हैं, आईआईटी जाके क्या तोप मार लिया, आईआईटी तो ऐसे ही हो जाती है, न्यूज़पेपर में फोटो आ गई, अरे ये तो 1000 रुपए देके न्यूज़पेपर में फोटो निकल जाती है ना। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे जो कि नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं। लेकिन अगेन भाई मैं बोलूंगा कि ऐसे लोगों को आपको भाव नहीं देना है। यू कैन नॉट कंपेयर अ लायन विद अ डॉग बार्किंग इन द स्ट्रीट्स, है ना। तो जो भी कैंडिडेट है, अगर वो प्रिपरेशन कर रहा है, ही इज अ लायन। वो अपनी सोसाइटी में ऑलरेडी ही इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन अपनी सोसाइटी में। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उसका इंटेलेक्चुअल लेवल ऑलरेडी इवॉल्व हो रहा है। जब आप पढ़ते इकोनॉमिक्स, जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, एनवायरमेंट पढ़ रहे हो, तो आप अवेयर हो रहे हो अपने इर्द गिर्द क्या चीजें हो रही हैं। क्योंकि आप अवेयर हो रहे हो कि एक्चुअल में आपको क्या पढ़ना था और क्या पढ़ रहे हो, है ना। फिर आप जवाब देना सीख रहे हो हर गलत चीज का। और वो जब जवाब जो है, जब आपके ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के लिए रहेगा जो कि क्लोज वंस हैं, रिलेटिव कह लो, पड़ोसी कह लो, या दूर के रिश्तेदार कह लो, जब उनके सवालों का जवाब रहेगा ना रिजल्ट के थ्रू, तो वो उस चीज को कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ द ईगो, है ना। कि हमने तो चाहा था कि ये नहीं हो, ये चीजें ना बने, ये कभी यूपीएससी क्रैक ना करे, कभी आईआईटी ना जाए। तो जब ये चीजें आप करने लगते हो, तो आप ऑलरेडी उनसे बहुत ऊपर हो। उनके सोचना भी आपके लिए, आई थिंक, आपकी पोजीशन के लिए बहुत डिग्रेडिंग है। अगर उनको बात करनी है आपसे, उनको आपके लेवल पे आना पड़ेगा। ऐसे स्पेशली ऐसे लोगों से जिन्होंने आपको नीचे खींचने की बात की, जो आप कह रहे हैं लेग पुलिंग कर रहे हैं, क्रैब टेंडेंसी। यहाँ बहुत हमारी सोसाइटी में क्रैब टेंडेंसी है। एक केकड़ा होता है ना, तो आप देखोगे कि जब वहां से ओशियन से जब लेके आते हैं, उनको कंटेनर में रखते हैं, तो जब ये केकड़ा बाहर निकलने की कोशिश करता है, दूसरा केकड़ा उसकी टांग खींचता है। वो बाहर निकलेगा, वापस इस समुद्र में चला जाएगा। लेकिन वो मर रहा है तो साथ में मारना है दूसरे को, है ना। इसीलिए जो होता है, बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। वो अपने बच्चों को तो बोलेंगे तू ऐसा बन, लेकिन दूसरे का बच्चा जो बन चुका है उसको डिग्रेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे उनकी आन बान और शान पे क्वेश्चन मार्क आ गया है कि हमने तो इसको नीचे गिराने की कोशिश की, इनके पेरेंट्स को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन ये तो निकल गया, अब हम क्या करें। तो मुझे लगता है यही कि रिलेटिव्स उतने अच्छे जो आपके क्लोज वंस हैं, जो तैयारी के दौरान जो आपको नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं, जो आपको नेगेटिव चीज़ों से भर रहे हैं, आप उनसे दूर रहिए। क्योंकि बड़ी छोटी सी मम्मी मेरी एक बात कहती हैं कि जब हवन करते थे, देवी देवता जब हवन करते थे, या ऋषि मुनि जब हवन करते थे, तो सबसे पहले जो है राक्षस हड्डियां गिराने आते थे उसमें।
होती है, हमने देखा होगा अभी, देखा है, हाँ, देखा होगा उसमें कई हमारे रामायण सीरियल्स में, आते हैं, रामायण में भी ये चीजें होती बिल्कुल, है बिल्कुल। कि जब कोई बड़ा हवन हो रहा है हाँ, तो उस समय राक्षस हड्डियां गिरा के आ रहे हैं हवन को असफल कराने के लिए, बिल्कुल। यही होता था, आके मार रहे हैं ऋषियों को जितने वो कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली अगर आप इसका इंटरप्रिटेशन आज की सोसाइटी में देखें तो जो बच्चा तैयारी कर रहा है ना, वो हवन करने बैठा हुआ है, वो ऋषि है, उसके कुछ एटिकेट्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करके वो हवन कर रहा है। और जब वो हवन करना शुरू करेगा, जब वो तैयारी करना शुरू करेगा, ऐसे लोग आएंगे ही आएंगे। तो उसमें आपको क्या करना है, आप अपना तैयारी इतनी इंटेंस रखो कि ये लोग उसी तैयारी की आग में जल जाएं। बस ये चीजें होनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि आपकी तैयारी की इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो बोलने वाले हैं, जो कुछ भी उल्टा सीधा कहने वाले हैं, आपके लिए मैटर ही ना करे। ये निगेटिविटी आपसे दूर रहे, और उसके लिए निगेटिविटी आपसे दूर रहे और आप निगेटिविटी से दूर रहे। आप निगेटिविटी से दूर तब रहेंगे जब आप अपनी किताबों में रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ किताबों में रहो, आपको अवेयरनेस जरूरी है, आपके आसपास क्या हो रहा है वो जरूरी है। कौन मैच खेल रहा है भाई, क्रिकेट मैच देखो, वो भी जानना जरूरी है। कौन रिटायर हो रहा है, यूपीएससी के क्वेश्चंस रहे हैं भाई कि जो है टेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में न्यूजीलैंड ने किस मेथड से हरा दिया इंग्लैंड को, क्वेश्चन रहा है। आई थिंक आप भी अवेयर हैं इस चीज से। तो अगर हम अपनी सोसाइटी में इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो नहीं देखेंगे तो भी नहीं सही है, लेकिन हमें क्या देखना है वो चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। हमें एकदम लेंस फोकस होना चाहिए। कैमरा है, अभी कैमरा मैं बोल रहा हूँ मेरे ऊपर फोकस करेगा, दूसरा कैमरा है आपके ऊपर फोकस कर रहा है, अभी आसपास की चीजें ब्लरी हैं। सेम चीज स्टूडेंट के साथ होनी चाहिए। जहां आपको फोकस करना है, अगर आप अपनी फुल इंटेंसिटी से लगेंगे तो आप कर ले जाएंगे। आपका यूपीएससी रूटीन क्या रहता था कि मतलब एक आइडियल में तो सबको ही पता है, हाँ। 8 से 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, आपका कैसे रहता था? मतलब नहीं, 8 से 10 घंटे 12 घंटे तो क्योंकि मेरी थोड़ी सी लंबी जर्नी रही है तो मैं इस चीज को इस तरह से देखता हूँ कि पढ़ाई देखो आप कर रहे हो, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके लिए स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने स्ट्रैटेजिकली डिफाइन किया कि मुझे कितने टाइम में क्या करना है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन मैं बैठा 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, 10 घंटे पढ़ना इज गुड इनफ। अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है। अगर 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, पॉलिटी की किताब आपने एक दिन उठाई, हफ्ते भर में करके खत्म कर दो, फिर आपने एनवायरनमेंट उठाई, खत्म कर दो, ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल ब्लंडर है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जिस समय आपने पॉलिटी उठाई, एक सप्ताह आपने पॉलिटी पढ़ी, दूसरे सप्ताह आपने एनवायरनमेंट उठा लिया, फिर इकोनॉमी पढ़ने लगो, तो जैसे ही आपने दूसरा सब्जेक्ट उठा लिया तो पहले का रिवीजन भी तो इतना इंपॉर्टेंट है। तो आप अपने पूरे दिन को ऐसे डिवाइड करो कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं आप बांध लो कि मुझे इतना टाइम यही पढ़ना है, मुझे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, मुझे न्यूज़पेपर भी देखना है, और मुझे जो है दूसरे सब्जेक्ट जो मैंने पहले पढ़ा हुआ है उसका भी रिवीजन करना है। तो आई थिंक ऐसी चीजें अगर करते रहेंगे तो आपको बोर्डम भी नहीं आएगा और आप अच्छा कर भी सकते हैं वहां पे। आपकी प्रिपरेशन के दौरान की सबसे ज़्यादा मोटिवेशन आपको किस चीज़ से मिलता था? मतलब म्यूजिक या किसी से बात करके, या कोई मेंटर थे आपके? मतलब मुझे ये लगता है कि जब मोटिवेशन किससे मिलता है, मतलब आपके जो पास्ट रिजल्ट्स हैं, जब आप डीमोटिवेट होते हैं तब आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। बिल्कुल। और अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आपको डीमोटिवेशन से बचना होता है। तो मुझे जो लगता है कि जो मोटिवेशन की चीजें, जो मोटिवेशन आपको मिलती है, जो मुझे मिली, मुझे लगा कि मैंने नेगेटिव लोगों को ज्यादा दूर रखा। ओके। तो जब आप नेगेटिविटी से थोड़ा दूर हैं तो आप ऑलरेडी एक राइट ट्रैक पे हैं। और जब कभी लो फील करो तो थोड़ा सा दोस्तों के साथ गप्पे मार लो। हमेशा आप ऐसे नहीं रह सकते। यू कैन नॉट बी रोबोटिक, जैसे आपने बोला तो मैं उस पर बोलूंगा, यू कैन नॉट बी रोबोटिक। आपको जो है दोस्तों के साथ भी रहना है, साथ में चाय भी पीनी है, डिस्कशंस भी करने हैं, लेकिन साथ में हाँ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपको ये भी देखना है कि कहीं ऐसा तो आप नहीं करो कि आपका दोस्त, जो कि हो सकता है आप पॉजिटिव हो, आपका दोस्त निगेटिविटी में जा रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो किसी पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहा है और वो ऐसी गिरता चला जा रहा है, या कुछ डिस्ट्रैक्शन पे पड़ रहा है। तो हाँ, आपको वहां पे थोड़ा सा उसे भी अलर्ट करना पड़ेगा, उसको भी बताना पड़ेगा कि यार देखो ये प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ, तुम्हें थोड़ा सा इस पे सजग रहना चाहिए और इस पे काम करना चाहिए। मुझे जो लगा है कि हमेशा मेरे लिए सबसे बड़े इंस्पिरेशन मेरे फादर रहे हैं। हाँ, उनका बिजनेस अलग था, लेकिन जो उनका एटीट्यूड था, जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया मुझे, मेरी बहनों को, मेरे भाई को, और मुझे इस काबिल बनाया कि शायद मैं इस क्वेश्चन का जवाब भी दे पा रहा हूं। तो उनके काम करने का जो तरीका था, उनकी जो पॉजिटिविटी थी, जब चीजें होती हैं कि आपके चारों तरफ निगेटिविटी है, उसमें भी आप कैसे पॉजिटिव हो, वो मैं देखता था अपने पेरेंट्स को। तो जब ऐसे आप देख रहे हैं ना, तो आप कभी डीमोटिवेटेड फील नहीं कर सकते। करोगे तो आपको लगेगा यार क्या छोटी सी चीज है। लोग, बच्चों को मैंने देखा, वो लड़की के लिए रो रहे हैं रूम में बंद होके कि अरे गर्लफ्रेंड है, उसने छोड़ दिया, उसकी शादी हो रही है, तो वो किसी और लड़के के साथ भाग गई। ये भी एक बहुत बड़ा इशू होता है जो प्रिपरेशन के दौरान लड़कों के साथ में, लड़कियों के साथ में भी सेम चीज होती है, ऐसा नहीं है किसी एक के साथ में। तो बात ये है कि अगर जिसको जाना रहेगा तुम किसी को रोक नहीं सकते, और जिसको तुम्हारे साथ रहना है उसको तुम कभी भगा नहीं सकते। मतलब एस्पिरेंट को ये भी लगता है कि एक टाइम खत्म, जैसे मतलब वेस्ट हो गया तो जिंदगी यहीं खत्म हो गई है। नहीं, ये रोहित बहुत ये गलत चीज है, ये तो बहुत गलत चीज है। क्योंकि देखो, जिंदगी तो कभी खत्म नहीं होती। ये यूपीएससी खत्म हो जाएगा, जिंदगी खत्म नहीं होगी। हमें नहीं पता यूपीएससी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। दुनिया भर के नॉर्म्स निकल रहे हैं, दुनिया भर के रूल्स निकल रहे हैं। अब प्लानिंग कमीशन डिसॉल्व कर दिया भाई, क्या गारंटी है कि यूपीएससी से ही रिक्रूटमेंट आगे होगी? हो सकता है किसी भी तरीके से हो जाए। अभी तो लेटरल एंट्री का भी प्रोविजन शुरू कर दिया है गवर्नमेंट ने।
लेटरल एंट्री भी हो रही है। तो आपके एक अटेम्प्ट के बाद जिंदगी खत्म नहीं होती है। दुनिया में बहुत एवेन्यूज हैं जिनको आपको एक्सप्लोर करना है। आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं तो आप जाइए। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन टूर्नामेंट। मैं गया था क्योंकि वो मतलब मुझे हमेशा से लगता था यार कि मुझे जो है परसू करना चाहिए अपना हॉबी। जब आप बैठे हो, मैं कभी डिप्रेशन तो नहीं कहूंगा, जब कभी लो फील करता था, डिप्रेशन जैसा मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है, अभी मैं नहीं कहूंगा कि ये इशू सही नहीं है, इशू है, बट आप जितना सोचेंगे कि आप डिप्रेस्ड हैं उतना डिप्रेस होते चले जाएंगे। आप ये सोचना उस फेज में कि आप चलो ठीक है लो फेज है, मैं इसको ओवरकम कर लूंगा। तो जो आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को ओवरकम करनी चाहिए, ना कि जो है निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होनी चाहिए। वो कब करेंगे? जब आप अपनी हॉबीज में थोड़ा सा जाना शुरू करेंगे। मेरी हॉबी थी मतलब पोएम्स लिखना। तो जब मैं थोड़ा सा ऐसे लो फील करता था तो मैं उसमें लिख लेता था कभी, है ना। तो जैसे किसी से कभी हो गया तो मैं लिख लिया। तो उसमें मैंने ऐसे एक कॉन्फ्लिक्ट के दौरान मैंने लिखा था, किसी से ईगो क्लैश हो गई, तो उन्होंने बहुत कुछ बोला, तो मैंने उसको मतलब डायरेक्टली तो जवाब नहीं दिया, बट हाँ वो मैंने कलम से अपने पेज पे लिख लिया। तो उसकी 2 लाइनें हैं कि उसमें मैंने लिखा था, ये जो तेरा गुरूर है, उसका टाइटल ही था गुरूर, कि ये जो तेरा गुरूर है मेरी खिदमत में सराखों पर है, जो गुरूर से मेरे टकराता तो बिखर जाता। ये जो तेरा गुरूर है मेरी खिदमत में सराखों पर है, जो मेरे गुरूर से टकराता तो बिखर जाता। यूं तो सिकंदर भी खाली हाथ गया इस जमी से, जो इश्क की चाह करता मुकम्मल इश्क की चाह को तरस जाता। ये जो तेरा गुरूर है मेरी खिदमत में सराखों पर है, जो गुरूर से मेरे टकराता तो बिखर जाता। कागज के टुकड़ों से तौल कर ये जिंदगी, जो थामे हाथ फरेब का, फरेब कुछ भी हो सकता है, हम अपने काम से ईमानदारी नहीं कर रहे हैं, वो इस फरेब। कागज के टुकड़ों से तौल कर ये जिंदगी, जो हाथ थामे फरेब का ना संभलेगी ये जिंदगी। ये तो है मेरी तिश्नगी, ये तो है मेरी तिश्नगी, जो हर एक अड़ियलपन को तेरे अपने प्यार से तोलता है। जो मेरा गुरूर होता तू कब का छूट जाता। ये जो मेरा गुरूर है, ये जो तेरा गुरूर है मेरी खिदमत में सराखों पर है, जो गुरूर से मेरे टकराता तो बिखर जाता। तो ये वो फेज था जो आप कह रहे हो कि आप कैसे ओवरकम करते हो। तो जब ऐसे फेज में आप बैठे हो ना, हॉबीज अलग अलग हो सकती है, मतलब सब हॉबीज आप बिल्कुल अलग हो सकती है। आप कुछ लिख सकते हो, आप कुछ पढ़ सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, लेकिन कभी ये फील मत करो कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, ये लो फेज है। फेज है। आप खुश होते हो तो क्या सोचते हो क्या कि मेरी जिंदगी का बहुत खुशी का मतलब टाइम है, मैं खुश हूं। आप खुश होना अपने आप को जता नहीं सकते, आप खुश होते हो, वो एक फेनोमेना है। डिप्रेशन से ओवरकम कैसे किया जाए उस चीज से? डिप्रेशन तो देखो मैं नहीं कहूंगा कि डिप्रेशन ही है लोगों का सबसे जरूरी, अगर ऐसा लग रहा है कि कोई लो फेज में है ना, मतलब ये वर्ड अभी ज्यादा मतलब हाँ उसमें मतलब होते हैं वो एक्सट्रीम केस हो जाते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो सबसे पहले वही है मतलब दिल पे ले लेते हैं इस चीज को, भाई यूपीएससी है दिल पे ले लिया, हाँ। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया है, ब्रेकअप हो गया, वो भी दिल पे ले लिया। बात ये है कि आप इन सारी प्रॉब्लम से बहुत बड़े हैं, आप इन प्रॉब्लम से बहुत बड़े हैं। मैंने मतलब मैं तो अपनी लाइफ का ही एग्जांपल देता हूं। अगर मैंने 12th में सोच लिया होता कि यार आईआईटी नहीं मिली है, मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, इसके बाद मेरा कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। मैं अभी 2 आईआईटीज में पढ़ रहा हूं, दूसरी आईआईटी में पढ़ रहा हूं, और दोनों ही आईआईटी के टॉप मोस्ट प्रोफेसर से मैंने पढ़ा है, मेरे गाइड रहे हैं, और वो मतलब इंडिया के क्या वर्ल्ड के जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो इन्वॉल्व हैं। तो मैं उनसे इंस्पिरेशन लेता हूं। मैं ऐसे लोगों से क्यों इंस्पिरेशन लूं कि जो है भाई एक अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ तो सुसाइड कर लिया। क्योंकि लाइफ आपको मौका देगी, ये एक साइकिल है, ये एक साइकिलिक चलता ही रहेगा, जिसमें आपको कभी लगेगा मेरे मौके छूट गए, कभी आ रहे हैं, कभी छूट गए, कभी आ रहे हैं। आपको मौकों के लिए तैयार होना है, आपको उन अपॉर्चुनिटीज के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। अगर मैं सोच लिया होता कि यार आईआईटी नहीं मिला, अब कभी नहीं करूंगा, मैं तैयारी ही नहीं करूंगा, मैं एक एवरेज जॉब में कहीं जाके सेटल हो जाऊंगा, एवरेज कॉलेज में जाके कहीं सेटल हो जाऊंगा। तो हाँ, ऑल्दो मैं बैचलर्स भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया, लेकिन सेटिस्फाइड नहीं था मैं वहां पे, क्योंकि एस्पिरेशंस जो आपके हाई रहते हैं ना, तो आप इन चीजों में कभी जूझते नहीं हो। एक जो बच्चा उसमें है जहां पे लग रहा है कि लो फेज में है, लग रहा है कि हाँ, तो उसमें आसपास के जो दोस्त हैं उसके वो बहुत मैटर करते हैं। एक रिसर्च पेपर मैंने पढ़ा हुआ था, मेरे एक बड़े जिगरी दोस्त हैं, उन्होंने आईआईटी रुड़की से पीएचडी की है, विवेक भैया। तो उन्होंने वो पेपर मेरे से शेयर किया था, जिसमें उन्होंने किसी पे एक पेपर शेयर किया था जिसमें लिखा आर्टिकल था, जिसमें लिखा हुआ था कि गाली देना भी आपके लिए बहुत अच्छा है। मतलब गाली देना अच्छा क्यों है? मतलब गाली देना, किसी को गाली देना नहीं। कई बार ऐसा होता है कि गाली देने का मतलब ये नहीं कि आप गाली देने लगे, माँ बहन की गालियां शुरू है ना, वो बिल्कुल नहीं। गाली देने का मतलब है जो आपके अंदर की भड़ास है वो निकाल दो। और वो दोस्त सबसे अच्छा मीडियम होते हैं। मैं आपके ऊपर गुस्सा करूंगा, वो 10 मिनट का गुस्सा रहेगा, घंटे भर का गुस्सा रहेगा, फिर उसके बाद सारी चीजें सेटल हो जाएंगी। फिर आप मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप मेरे अच्छे दोस्त हो। अगर आप मेरे अच्छे दोस्त नहीं हुए तो आप मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करोगे कि मैंने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए वो किया, तेरी आज हालत ये है, तेरा एग्जाम नहीं निकला, फिर नहीं निकलेगा। ऐसे मिलते हैं दोस्त, और ऐसे दोस्तों की वजह से बच्चे परेशान होते हैं इस फेज में जहां पे वो तैयारी कर रहे होते हैं। तो आई थिंक राइट पर्सन जो है ना, आपके दोस्त होना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों की संगति बहुत जरूरी है। अभी पॉडकास्ट से पहले हम बात कर रहे थे आपके इंटरव्यू के बारे में, वो स्टोरी बताइए एक बार सभी स्टूडेंट्स को।
अच्छा, तो बहुत ही मतलब अभी भी मैं सोच रहा हूँ तो उतना ही एक्साइटेड हो जाता हूँ मैं कि क्योंकि वो मेरे लाइफ का ना बहुत मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मोमेंट है। मैंने सोचा था, मेरा सपना था कि यार मुझे यूपीएससी पैनल फेस करना है, मुझे जाके, मुझे भी सबकी फोटोज आती है, पापा बोलते रहते हैं कि उनके बेटे ने यूपीएससी क्रैक कर लिया, तो न्यूज़पेपर में फोटो आई हुई है, सामने लोक संघ सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, रेड कलर का लिखा हुआ सिल्वर बोल्ड, आगे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। तो मुझे भी लगता था कि मुझे जो है करना है, मुझे भी ये चीज़ लगती थी कि मुझे ऐसा फोटो खिंचाना है, मुझे करना है। तो जब इंटरव्यू की तैयारी मैंने शुरू की थी, तो इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत से मतलब एवेन्यूज़ को एक्सप्लोर किया, जितने सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनके इंटरव्यूज़ को मैंने सुना था, तो मुझे लग रहा था, आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि मेरा इंटरव्यू अच्छा जाएगा। वहीं फिर डर भी लगता है यार, इंटरव्यू जो कि आपका डिसाइडिंग फेस होता है, आपकी लाइफ का सबसे बड़ा एक स्टेज है जहाँ पे कि आप कुछ अचीव करेंगे, बड़ा कुछ अचीव करेंगे, या वो नहीं अचीव करेंगे, कुछ और अच्छा करेंगे। मैं ये नहीं करूंगा कि वो जो आपका सक्सेस और फेलियर डिसाइड करेगा। इसलिए मुझे बहुत खुशी थी जिस दिन मेरा रिटन क्लियर हुआ, लिस्ट में नाम आया, रैंक मैंने अपनी रोल नंबर अपना देखा, आई वॉज मोर देन हैप्पी। मुझे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया है, मुझे वहीं पे लगा कि मेरा सपना पूरा हो गया है। यूपीएससी अब क्वालिफाई करने के लिए तो मैं पूरा एफर्ट मारूंगा, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन जो मेरा सपना था कि यूपीएससी पैनल को मैं फेस करूंगा, वहां सामने जाके मैं बैठूंगा, वो एक्सपीरियंस करूंगा, वो एक मेरा सपना पूरा हो गया। तो पता नहीं मतलब उस समय आप ऐसे जोन में होते हैं कि आपको कोई और चीज समझ नहीं आती है, आपको लगता है कि यह लाइफ का आपका ड्रीम है, जो आपको चाहिए था वो सामने है, और छोटी सी गलती आपको उस रेस से बाहर कर सकती है, और थोड़ा सा और एफर्ट आपको अंदर कर सकता है। मुझे ये लगा यार ये वो चीज थी जो मुझे चाहिए थी, और मैं सामने खड़ा हूँ यूपीएससी भवन के, इंटरव्यू गेट सामने है, मुझे इसी से अंदर जाना है। इसके बाहर तक का देखा था, टीवी में देखा है, फोटोज में देखी है, न्यूज़पेपर में देखा है, टॉपर्स की वीडियोस देखी हैं, टॉपर्स की वीडियोस देखी हैं। इसके अंदर क्या है वो नहीं पता था, वो नहीं पता है। अब वो मुझे फेस करना है, वो मुझे नहीं पता है कि यूपीएससी के अंदर, भवन के अंदर क्या हो रहा है। तो बाहर ही हमने इंटरव्यू गेट से एंट्री ली, वहीं पे अपने फ़ोन सबमिट किया, बैग लेके मैं अंदर बढ़ता हूँ इंटरव्यू के लिए। तो सीआईएसएफ के जवान थे, उनको भी मैंने ग्रीट किया, उनको थैंकफुल था मैं, जो कि इतने बड़े इंटरव्यू को वो कंडक्ट कराते हैं, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का हमारा ध्यान रखते हैं। तो मुझे लगता है वही कि आपकी बेसिक कर्टसी जो है और जो सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, वो आपको हम्बल बनाना सिखाता है और आगे बढ़ना सिखाता है। तो वहाँ से एक छोटी सी पॉजिटिव वाइब आना शुरू हो गई। तो जो सीआईएसएफ के जवान थे, मैं नाम तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट सर, आपका हो जाएगा। तो जो उनकी स्माइल थी वो आगे बढ़ने में मतलब मुझे काफ़ी हेल्प कर रही थी। अंदर गया मैं, तो वहाँ पे क्या होता है, यूपीएससी भवन के अंदर एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें टेबल्स रहते हैं, छोटे छोटे टेबल्स रहते हैं, राउंड टेबल होती है। जो पैनल आपको, जिस पैनल में आपको जाना होता है, वो कैंडिडेट्स आई थिंक उसी टेबल पे बैठे होते हैं। तो मेरे सामने भी कुछ दोस्त बैठे थे, एक को तो मैं जान रहा था और मोस्टली मैं किसी को जानता नहीं था वहाँ पे। तो हमारे कुछ डिस्कशन वहीं पे चल रहे थे, बट अगेन मेरे दिमाग में चीज़ें चल रही थी, यार इंटरव्यू है, इंटरव्यू है, इंटरव्यू है। तो अपने आप को काम डाउन करने के लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा था काम कैसे करूँ। जब टेबल पे मैं बैठा तो वहाँ से अनाउंसमेंट हो गई, सामने से कोई आया, कोई सज्जन पुरुष आए और उन्होंने बोला कि अंशुमान दुबे आपका पहला इंटरव्यू है। मतलब फर्स्ट टाइम आपका? मेरा ही पहला इंटरव्यू है उस दिन का। तो मैं नॉर्मली बैठा हुआ था, मैं सीधे जैसे यूपीएससी में जनरली हम जैसे बैठते हैं, ये मैं ऐसे बैठा हुआ था वहाँ पे टेबल पे सामने ही, और वहाँ मेरे हाथ कांपना शुरू हो गए नाम सुनते ही अंशुमान दुबे आपका पहला इंटरव्यू है। तो वो मेरे हाथ में अचानक से वाइब्रेशन शुरू हो गई, जिसको कि मैं इतनी देर से रोकने की कोशिश कर रहा था। मतलब बात यह है कि टॉपर्स को भी डर लगता है, डर के आगे जीत है, ये भी तो हमने सुना है। हाँ, तो वो डर लगेगा, डर लगना लाजमी है, डर लाजमी है। डर सिर्फ उनको नहीं लगता है जिनकी तैयारी नहीं है या जो श्योर है कि उनका हो जाएगा, ठीक है। डर दो ही लोगों को नहीं लगेगा और श्योर कोई नहीं होता है, तो डर सबको लगता है। आप डर पे काबू कैसे पाते हैं, ये बहुत मैटर करता है। उस समय मैं बैठा हूँ, मेरे हाथ कांप रहा था, तो मैं थोड़ा सा इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए मैंने बैग से अपनी कंघी निकाली और बाल को थोड़ा सा सेट करना शुरू किया कि यार बाल थोड़ा सामने ना आ जाए, क्योंकि पैनल में जो हैं बैठे रहते हैं लोग, तो वो भी जज करते हैं कि आपके बाल उड़ तो नहीं रहे हैं कहीं। और मेरे थोड़े से बाल ऐसे हैं ना कि मेरे बाल बिखर जाते हैं जल्दी, तो उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मैंने तो उस दिन बहुत भाई जेल वेल लगा के सब कुछ बाल सेट किया था, काफ़ी कुछ किया था। तो फिर कंघी की मैंने वहाँ पे, कंघी करने के बाद भी मैं देख रहा हूँ यार अभी भी कॉल नहीं आई है। तो मैं मतलब कुछ सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स और सो मैं वॉशरूम में जाता हूँ। वॉशरूम में गया, थोड़ा सा फिर से मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ खुद से। फिर मैंने वहाँ पे मेरे दिमाग में एक थॉट आया, यार अंशुमान ये तुम नहीं हो, जो डर रहे हो ये तुम नहीं हो, तुम पैनल फेस करने जा रहे हो, जो तुम हो वो खड़े रहो, मैं आके तुमसे फिर से बात करूंगा। वो शीशे में देख के मैंने खुद से बोला कि मैं खुद से आके तुमसे फिर से बात करूंगा, तुम ये डरने वाले नहीं हो, कॉन्फिडेंटली जाओ एंड विन द वर्ल्ड। गया मैं वहाँ, वापस उन्होंने तुरंत बोल दिया कि अंशुमान आपको चलना है, आपका जो है इंटरव्यू है। तो मैं बाहर निकला,
जैसे ही मैं बाहर निकला तो मैं जल्दी जल्दी आगे जाने लगा वहाँ पे। तो जो मेरे साथ में कंपनी कर रहे थे मुझे, उन्होंने बोला अरे आपने पहले भी इंटरव्यू दिया है क्या? मैंने बोला नहीं यार मेरा पहला इंटरव्यू है। अरे आपको कैसे पता कि आपको आगे जाना है, इधर जाना है? मैंने कहा अरे सामने जा रहे थे, मेरे कॉमन सेंस ने बोला इनके पीछे चले जाओ। तो मैंने उनको फॉलो किया, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, थोड़ी देर वेट किया, फिर वो साथ में मुझे लेके गए। अब जिस रूम में पैनलिस्ट बैठे हुए थे, इंटरव्यूअर पैनल लेने के लिए जहाँ पे बैठे हुए थे, तो वहाँ रूम के बाहर मुझे बिठाया। अब मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें ये चल रही थी कि यार पैनल कैसा मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, कुछ हवाएं उड़ रही थी कि एक पैनल ऐसा है जहाँ पे कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पूछ रहे हैं, लेकिन था कि कभी आपको ही ना मिल जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पैनल मिल जाए। फिर वो डर मतलब हावी नहीं होने दिया मैंने। मुझे रियलाइज हुआ कि यार पैनल कोई भी हो, मुझे फेस तो करना है, और अगर मैं डर गया तो मैं कॉन्फिडेंस से जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि बेसिकली पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका, पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका। तो वहां पे मुझे इस सिचुएशन को भी तो कैटर करना है। अगर वो पैनल में मिल जाता है तो भी तो मुझे बहुत हम्बली और कह लें बहुत पेशेंस के साथ उन्हें भी कैटर करना है, उनके क्वेश्चंस को भी, क्योंकि अगर मैं पैनल में पैनिक किया तो मेरे तो सारे क्वेश्चन इधर उधर हो जाएंगे भाई, जवाब ही इधर उधर हो जाएंगे, आप लिंक नहीं कर पाओगे। जब मैं वहाँ पे यही सारी चीज़ें सोच रहा था, बाहर मधुबनी पेंटिंग लगी हुई थी, मैं पेंटिंग देख रहा था, मैंने कहा यार कुछ भी हो सकता है, मधुबनी पेंटिंग है, क्या पता आर्ट एंड कल्चर का पूछ लें, पेंटिंग्स के बारे में पूछ लें। बनी ठनी तो आ ही चुका था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, बनी ठनी आर्ट कहाँ से है, किशनगढ़ की पेंटिंग पूछ चुका था, तो सामने मधुबनी मैंने देखा, मैंने कहा यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो थोड़ा सा अपने कान आँख और अपने सेंसेस को ओपन रखते हुए गया, तो वहाँ से पीएम आया, उन्होंने बोला कि जो है आप चलिए पैनल को फेस करिए, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको बुला रहे हैं। गया, मैंने विश किया, और एज यूजुअल जो क्वेश्चंस होते हैं वो सारे पैनल में क्वेश्चन होना शुरू हुए। तो मतलब क्वेश्चंस तो वेरी करते रहते हैं बहुत से, मैं क्वेश्चन पे नहीं जाना चाहूँगा कि क्वेश्चन में उन्होंने क्या पूछ लिया। आपके बैकग्राउंड से पूछते हैं बहुत सी चीज़ें, आप कहाँ से आए, कैसे आए, आप क्या प्रेजेंटली कर रहे हैं, उस पर क्वेश्चन आया। उसमें मैंने जवाब भी उनको दिया कि आई एम करंटली परस्यूइंग माई PhD एंड ऑल्सो वर्किंग एज अ लेक्चरर इन डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हरियाणा, क्योंकि ऑलरेडी मैं हरियाणा मतलब हरियाणा के जो है गवर्नमेंट एग्जाम में जो कि DTE कंडक्ट कराती है, तो उसमें आई वॉज HPSC टॉपर, रैंक 1 थी मेरी। तो उसको साइड रखते अभी, उसमें हम अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं जाएंगे बिकॉज ये मेरा पैनल वाला फिर मिस हो जाएगा। तो उन्होंने जब क्वेश्चंस करना शुरू किया तो मुझे ये लगा उन्होंने डिफरेंट एवेन्यूज में देखा, आपको डिफरेंट पहलू पे आपको खंगालना शुरू करते हैं। और देखो मतलब इंटरव्यू में मतलब जो कैंडिडेट होता है, जनरली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं, मुझे ये लगता है वो ये बताते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, वो ये नहीं बताते कि आपका माइंडसेट क्या था। मैं उस पर आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपने बहुत पढ़ाई कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया है, वो पर्सनैलिटी टेस्ट है। वहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है, जो मुझे लगता है कि जब मैं बैठा हुआ तो मुझे ये लगता था कि मुझे झूठ नहीं बोलना है कुछ, और अगर मैंने वहाँ पे झूठ बोला ना, भले ही मैं सेलेक्ट हो जाऊँ, लेकिन वो सिलेक्शन जो हुआ है एक ऐसे आंसर पे हुआ है जो कि शायद कभी मेरा था ही नहीं, जो शायद मैं था ही नहीं। एक अंशुमान दुबे जिसकी वो पर्सनैलिटी नहीं थी और वो गलत आंसर दे के सेलेक्ट हो गए, ये कभी नहीं था, और ऐसा होगा भी नहीं। वो पैनल का प्रेशर ऐसा होता है कि आप वहाँ इर्द गिर्द की बातें नहीं कर सकते। आप भले ही कितनी चीज़ें आप सोच के आओ कि यार ये क्वेश्चन पूछ लेंगे तो मैं उनसे ऐसा जवाब दे दूंगा, उन्होंने मेरे से कुछ और पूछ लिया तो मैं उसका जवाब ऐसे दे दूंगा, नहीं होता है। वो चीज़ें, वो जो स्पॉन्टेनियस जो आपका रिस्पॉन्स होता है, वो आपकी ईयर्स की जो मेहनत होती है ना, उन्हीं में से जिस्ट निकलता चला जाता है। आप एक एक्सेप्शनल कैंडिडेट हो, अगर आपने डैफ में भरा हुआ है तो आपसे वो एक्सेप्शनली आपसे वो क्वेश्चंस भी उठाना शुरू करेंगे। नॉर्मल क्वेश्चंस तो रहेंगे, लेकिन आप उसका जवाब कैसे दे रहे हो। आई एम एन ऑर्डिनरी पर्सन, मेरे जवाब ऑर्डिनरी होने चाहिए, लेकिन वो ऑर्डिनरी जवाब और लोगों से ऊपर के होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेहनत की है, बैकग्राउंड में अगर आपकी मेहनत है, अगर आप टेक्निकली साउंड हैं, जो आपने बीटेक की, आपने जो भी अपना कोर्स किया, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, वहाँ से कोई क्वेश्चन आ रहा है, पूछेंगे, बिल्कुल आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछते हैं। मुझसे भी पूछ लिया कि आपने अपने थीसिस में क्या प्रोजेक्ट्स किए थे, क्यों जो है ग्लास यूज़ किया है, ये सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट पे क्वेश्चन वो करेंगे। फिर हिस्ट्री आपने पढ़ी है तो हिस्ट्री पे क्वेश्चन आएगा। अगेन आपको वो हर पहलू पे टेस्ट करते हैं। जब आप बैठे हुए हैं, आपका पोस्चर क्या है। बहुत से आप देखेंगे जब आप मॉक टेस्ट देने जाते हैं तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि आपको जो है सबसे आई कॉन्टैक्ट करना है। सबसे आई कॉन्टैक्ट आप कैसे कर सकते हो? इज इट पॉसिबल? मुझे एक बार रियलाइज हो, मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार ये ऐसा मैं करूंगा, जाऊंगा तो वैसा करूंगा, वैसा करूंगा, सबसे आई कॉन्टैक्ट कर लूंगा, मेरे हाथ के मूवमेंट एग्जेजरेटेड नहीं होंगे, जो कि नहीं होते हैं, बहुत मिनिमल मूवमेंट होती है, ये नेचुरल मूवमेंट है। तो मुझे ये लगता है कि एज अ कैंडिडेट जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए उस क्वेश्चन की डाइवर्सिटी को कवर करने में। अगर उस क्वेश्चन के जवाब को आप मल्टीपल एस्पेक्ट से एंगल से आंसर कर पा रहे हो तो आई थिंक वो बहुत अच्छा होगा। और जितना आप उसको कंप्रहेंसिव वे में लेके जाएं अपने इंटरव्यू को, ना कि फैक्चुअल तक लिमिटेड रखें। जितना कंप्रहेंसिव आपका इंटरव्यू जाएगा, आपके अच्छे नंबर लाने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ती है। वहाँ पे आप अच्छा स्कोर करते हैं
और आई थिंक ठीक ठाक स्कोर किया है मैंने, तभी लिस्ट में नाम आया है। कैसा रहा था आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था। बाहर आके क्या फीलिंग? अच्छा, जब मैंने मेरा इंटरव्यू एक्चुअली जब सारे क्वेश्चंस हो गए तो मैम ने कहा थैंक यू अंशुमान। मैं उठा हूँ, सबको ग्रीट किया, वैसे थैंक यू सर, थैंक यू मैम, ग्रीट किया। कमरे के बाहर आया तो मतलब ऐसा लगा कि जैसे अचानक से बहुत सी चीज़ें पीछे छूट गई हैं। उस कमरे में घुसना एक अलग एक्सपीरियंस था, कमरे तक आना अलग एक्सपीरियंस था, कमरे से निकलना एक अलग एक्सपीरियंस था। जब मैं कमरे से निकला हूँ, मेरा बैग नीचे रखा हुआ था सिक्योरिटी पॉइंट पे, चेक पॉइंट पे। मैं बैग लेना भूल गया नीचे। बैग लेके वापस से मैं बीच में ग्राउंड में पहुंचा। ग्राउंड में जब मैं पहुंचा तो थोड़ी देर मैं नमसा रहा, लेकिन फिर मैं बहुत रोया हूँ वहाँ पे। 5 मिनट में खड़े होकर सिर्फ रोया हूँ और कुछ नहीं किया मैंने। वो एक्साइटमेंट थी या क्या था, वो नेचुरल जो मैं था, मुझे नहीं पता। वहाँ क्योंकि जब इंटरव्यू दे के निकला तो इंटरव्यू के पीछे मैंने इतने फेलियर्स छोड़े हैं, इतने वो अकेले में रोना छोड़ा है। मतलब कभी भी रह सकता था वो बच्चा, है ना? बिल्कुल। वो बच्चा कभी इंटरव्यू पैनल फेस ही नहीं करता, लेकिन उसके पीछे मैंने वो सब छोड़ा कि अब वो चीज़ मुझे सोचनी ही नहीं है। सिलेक्शन हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अपना बेस्ट दे दिया। जो मेरा सपना था वो पूरा हो गया। क्योंकि जो एक डिजर्विंग कैंडिडेट होगा वही सेलेक्ट होगा। इंटरव्यूअर जो बैठे होते हैं वो आपको हर एस्पेक्ट्स पे खंगाल चुके होते हैं। वहां पे जब मैं निकला, जिस समय मैं रोया हूं, पहले खूब रोया, अंदर से आवाज आ रही है फोड़ दिया है ना? वो फोड़ना जो आपकी आवाज है ना, वो ऐसा नहीं है कि 2 दिन की तैयारी या महीने भर की तैयारी या 6 महीने की तैयारी से आएगा। अगर आपने डाउन पीरियड नहीं देखा है, आप जो बोल रहे थे ना कि अपने लो फेज में आप क्या कर रहे हो, अगर आपने लो फेज नहीं देखा है ना, तो इस मोमेंट को आप नहीं जी सकते। वो फिर आपको लगता है इन सारे मोमेंट्स को मैंने जीत लिया है। फिर मैं बाहर वहां से निकला, अगेन मैंने सिक्योरिटी पर्सनल को थैंक यू बोला। उन्होंने पूछा कैसा हुआ, मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, मैंने बस उनको थम्स अप दिखाया। और जब आप ट्रू टू योरसेल्फ हो ना, तो वो कॉन्फिडेंस रहेगा, नहीं तो वो कॉन्फिडेंस आपको नहीं आ सकता। अगर आप अपनी प्रिपरेशन के दौरान ईमानदार नहीं हो, इंटरव्यू तक चले जाओगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे। इंटरव्यू में आप सेलेक्ट भी हो जाओगे, आपका लिस्ट में नाम भी आ जाएगा, तो आपको पता है कि आप वहाँ क्या करोगे। तो बहुत से ऐसे लोग सेलेक्ट भी होते हैं जो बाद में जाके आप न्यूज़ में सुनते होंगे, निगेटिविटी कहीं फैली हुई है। तो ऐसा नहीं है, मतलब जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल पे काम करें, बहुत अच्छा कर सकते हैं। मुझे याद है कि जब मेरा रिजल्ट आया, मेरे व्हाट्सएप पे मतलब मोर देन 500 मैसेजेस, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, न जाने कहाँ कहाँ से मैसेजेस पड़े हुए हैं। मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ। मैं सबको रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मेरी एक्चुअली हैबिट है कि जब किसी का मैसेज आता है तो मैं उसको ग्रुप में रिप्लाई नहीं करता, मैं उसको पर्सनल रिप्लाई करता हूँ। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर सामने वाले ने मुझे इस लायक समझा है कि वो मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है, भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है कि लोग मुझे विश कर रहे हैं, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसको इंडिविजुअली जो है थैंक यू बोलूँ। वो ग्रुप वाला मुझे कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता, ग्रुप में थैंक यू बोलने का। तो मैं सबको पर्सनली रिप्लाई, मैं 2-3 दिन, 4 दिन, हफ्ते भर तो यही चलता रहा। और जितनी बार मैं अपने पेरेंट्स को फ़ोन करता था, तो मतलब मुझे नहीं याद है कि उस हफ्ते भर 10 दिन में कभी भी वो मुझसे बात की हो और बिना रोए। वो खुशी उनके अंदर रहती है कि उनका सपना, उनका एक जो था कि मेरा बेटा ये डिजर्व करता है, वो वाली चीज़, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तो अगर किसी बच्चे को कभी भी लो फील हो रहा हो कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट है छोड़ दो, सेकंड अटेम्प्ट है छोड़ दो, तो याद रखना, जब आपके सिलेक्शन के बाद जो आपके पेरेंट्स रोते हैं ना आपके लिए, उससे खुशी का मोमेंट नहीं होगा आपकी लाइफ में कभी भी। ये याद रखना, क्योंकि उस समय आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी का पर्पस पूरा हो गया। भले ही वो आपके मतलब अगला स्टेज आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन हुई है ना, वो आपके नेक्स्ट स्टेज की तैयारी है, फिर आप जाएंगे वहाँ सर्व करेंगे, फर्स्ट स्टेप है। लेकिन जब आपके पेरेंट्स अपने पेरेंट्स को जब आप देखते हो, अपने क्लोज वंस को जब आप देखते हो, मेरी दीदी के फ़ोन आ रहे थे, जीजा जी फ़ोन कर रहे थे, तो मुझे नहीं याद है कि कोई मेरे से बिना रोए बात कर रहा था। दीदी फ़ोन कर रही हैं, अरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, वो लोग रो रहे हैं खुशी के मारे, और वो खुद भी रो रही हैं। सबकी जीत हुई है, मतलब सबकी जीत हो जाती है। मतलब नहीं होने पे हार किसी की नहीं होती, ये बात समझ लो। वो हार किसी की नहीं होती। साथ रहने वाला फिर भी साथ रहेगा, साथ रहने वाले आपके हर लो फेज में साथ रहेंगे, और जो आपके साथ नहीं रहने वाले हैं, आप अचीव भी कर लेंगे ना, तो आपसे अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीज़ अचीव नहीं किया, तो वो जेलस फील करके या निगेटिविटी जो उनके अंदर है उनसे दूर कर देंगे, है ना। तो वो आपका अचीवमेंट जो है, आपको जो अचीव करना है, आप देखो कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उनकी खुशी के बारे में थोड़ा सोच लो। अपनी खुशी तो उन्हीं की खुशी में है। ये हमारे मतलब मेरे से जुड़े हुए सभी लोगों का सपना है, क्योंकि जब कोई आपको उस लायक समझता है कि आप ये बन सकते हैं, तभी वो आपको कहते हैं कि ये कर। दोनों चीज़ें साथ में चलनी चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है और आपके पेरेंट्स चाह रहे हैं, तो दोनों को एक पेज पे आना पड़ेगा। क्योंकि कई बार पेरेंट्स सिर्फ 1-2 साल के लिए चाहते हैं, वो चाहेंगे कि कर,
करके देख ले, हो करके देख ले, क्या पता हो गया, हो जाए। क्योंकि ये जुआ नहीं है कि करके देख सट्टा खेल लिया पैसे मिल गए, ड्रीम 11 पे टीम बना के हम जीत गए, नहीं है वो, है ना। वो एक्चुअल में क्या है, ये परसिवरेंस का खेल है, आपके टिके रहने का खेल है, आप कितने लंबे टाइम तक इस खेल को खेल पा रहे हैं। इट्स अ टेस्ट मैच, है ना। मतलब वो अंशुमान दुबे जो 6th क्लास में साइकिल पे 50 रुपए लेके ना निकला होता तो आज वो AIR रैंक 13 नहीं होता। अब क्योंकि उस जोन से निकलना जरूरी है। उस जोन से निकलना रोहित जरूरी था। वो मेरा शायद 6th क्लास में ही मेरा जोन आ गया। हो सकता है किसी का थोड़े टाइम के बाद आ जाए, हो सकता है किसी का 10th में आ जाए, 12th में आ जाए, बैचलर्स में आ जाए, मास्टर्स में आ जाए, PhD में आ जाए, कभी भी आ सकता है। अच्छा 12th फेल मूवी भी होनी है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो 12th फेल मूवी बहुत इंस्पायरिंग है, वो आप देखिए। एस्पिरेंट्स बने हुए हैं, एस्पिरेंट सीरीज बनी है, दैट्स ट्रू। आपकी लाइफ में अप्स डाउन्स रहते हैं, आपके दोस्त आपको नहीं छोड़, जो सच्चे दोस्त हैं आपको नहीं छोड़ेंगे, मतलब वाले सारे अलग हो जाएंगे। आपके डाउन फेज की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो आपको अच्छे लोगों को साथ में रखता है, बस बाकी सारा कचरा आपका फिल्टर हो जाएगा, है ना। जब चाय आप लेने जाते हैं तो कप और चाय के बीच में सिर्फ एक छन्नी होती है, फिल्टर होता है। वो चाय जो आप पीने जा रहे हो, जो एक्सपीरियंस करने जा रहे हो, टेस्टी चाय, उसके पीछे जो फिल्टर होता है ना, वो आपका लो फेज है। लाइफ का लोएस्ट फेज ही आपका वो फिल्टर है, और उस फिल्टर में फंसेंगे सारे नेगेटिव लोग जिन्होंने आपको नीचा दिखाया है, नीचे टांग खींच रहे हैं ले जाने के लिए, वो फिल्टर हो जाते हैं वहाँ। उनसे आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे, अपनी भावनाओं को उनसे ज़्यादा आहत नहीं करना है, अपनी हार्ट पे चीज़ें नहीं लेनी, दिमाग पे ऐसे लोगों को नहीं चढ़ाना है। ये लोग बहुत छोटे टाइम के लिए हैं। जब आप सक्सेसफुल बनोगे सबसे पहले यही लोग भागेंगे, आपके लाइफ से सबसे दूर यही लोग चले जाएंगे, क्योंकि फिर आपके में और उनके में बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है ना। वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी अलग होता है, उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस रहेगा, जो आपको नीचे दिखाने का। होते बहुत से बुली होते हैं ऐसे, सोसाइटी में हर जगह बुली मिल जाएंगे, अरे क्या कर रहा है, तेरे टाइम से तैयारी कर रहा है, ये सारे अलग हो जाएंगे। सब अलग नहीं होंगे तो आपके प्रशंसक बन जाएंगे, फैंस, कि भैया से सीखो, भैया ने किया था। और नहीं, या तो प्रशंसक बनेंगे, नहीं तो एकदम कट ऑफ हो जाएंगे, और बीच का उनका कुछ नहीं है। जो आपके दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करेंगे, आप एक एग्जाम्पल बन जाते हैं सबके लिए। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है आपका मेहनत वाला जो फेज़ है ना, वो करना। उस मेहनत के फेज़ में आप पॉजिटिविटी लाओ, अच्छे लोगों को सुनो, अच्छे फिलोसोफर्स को पढ़ो, क्योंकि जितने लोगों ने किया है वो ऐसे ही किया है। तो आई थिंक रोहित, दिस वुड बी हेल्पफुल। बिल्कुल, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन अंशुमान, थैंक यू सो मच। काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे आपसे, और ऐसी स्टोरीज मैटर करती हैं कि वो वही बात है, वो 6th क्लास का स्टूडेंट अगर नहीं निकलता, सेम आपके लिए भी वही सेम चीज़ें हैं। ऑल द बेस्ट।